सीन के शुरू में हम देखते हैं कि एक सख्त वार्निंग बोर्ड साफ साफ लिखता है, मिलिटराइज्ड जोन, ट्रेसपासर्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। लेकिन अंदर एक आदमी कैंग अकेला फिशिंग कर रहा है, अपनी तंग फाइनेंशियल हालत पर अफसोस जताते हुए। पूरे दिन का कैच सिर्फ एक छोटा सा फ्रॉग है जो उसके बकेट में इधर उधर कूद रहा है। 32 की उम्र में बेरोजगार वो खुद को एक और फेलियर डे के लिए रिजाइन कर देता है, एम्प्टी हैंडेड घर जाने के लिए। लेकिन तभी जैसे ही वो गिव अप करने वाला होता है, उसका फिशिंग बॉबर अचानक पानी में डूब जाता है। पर यह उसकी लाइन नहीं थी। पानी से निकलता है एक ह्यूज मस्कुलर आदमी जो एक जायंट फिश का पीछा कर रहा है। कैंग शॉक में जम जाता है, वाइड आइड होकर उस नजारे को घूरते हुए। अचानक सूट्स पहने हुए थग्स पानी में नेट्स लेकर उतरते हैं, अपने लीडर के लिए फिश को पकड़ने की कोशिश में। उनका बॉस कैंग को शोर लाइन पर देख लेता है, शक से उसकी तरफ घूरते हुए। वो गुस्से से कैंग पर उंगली तानता है, डिमांड करता है कि वो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड जोन में कैसे घुसा। कैंग के साइलेंस से उसका गुस्सा और भड़क उठता है, उसकी पेशेंस टूटती है और वो चिल्ला पड़ता है। तभी पानी वाला मस्कुलर आदमी अचानक उस थग के पेट पर एक डेवास्टेटिंग किक मारता है। उसके लॉन्ग हेयर हवा में उड़ते हैं, उसका पंच ऐसा लगता है जैसे पूरा पानी हिल उठा हो। थग जमीन पर मुंह के बल गिरता है, पूरी तरह आउट, और बिना रुके फाइटर उसकी धुनाई जारी रखता है। बाकी थग स्टन डिसबिलीफ में खड़े रहते हैं, इस अचानक ट्विस्ट को समझ ही नहीं पाते। वो सब रीग्रुप होकर चिल्लाते हैं, लेकिन फाइटर उनकी धमकियों को कूल एक्सप्रेशन के साथ इग्नोर करता है। उसकी कैप उड़ जाती है, उसकी इंटेंस नजरें साफ कहती हैं, तुमने मेरा दिन खराब किया, मुझे बस मेरी फिश वापस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है एक शांत लेक पर, जहां एक ओल्ड जेंटलमैन फिशिंग कर रहा है और उसके साथ एक यंग लड़का उसे देख रहे हैं। मगर केओस यहीं नहीं रुकता। थग्स हवा में उड़ते हैं, एक अकेले फाइटर से बुरी तरह हारे हुए। फाइटर विक्टोरियस खड़ा है और अपनी नजर ओल्ड मैन की तरफ टिकाता है। पूछता है, ये सब तुम्हारे आदमी थे? अचानक एक सूटेड आदमी एक पावरफुल किक के साथ एंट्री मारता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, चॉय ताजिन ग्रुप का हेड ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन फाइटर इंप्रेस्ड नहीं होता। उसकी फ्यूरियस काउंटर स्ट्राइक सीधा सिक्योरिटी हेड को उड़ाकर फेंक देती है। फ्लैशबैक यहीं क्लाइमैक्स लेता है। फाइटर ओल्ड मैन की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या अब वो उसका अगला ओपोनेंट बनने वाले हैं। ओल्ड मैन कामली टेंशन को कट करता है। वो एक 30 साल का लिकर बॉटल निकालता है। फाइटर एक छोटी हंसी छोड़ देता है, इंप्रेस्ड होकर ड्रिंक एक्सेप्ट करता है। सन धीरे धीरे लेक के पीछे डूबता है और फ्लैशबैक शांति के साथ खत्म होता है। प्रेजेंट में लौटते हैं। कैंग डिफीटेड थग्स को घूरता है और उस दिन की यादें याद करता है। वो ड्रिंक की टेस्ट और ओल्ड मैन की बातें। ओल्ड मैन ने साफ कहा था, तेरे पास ना पैसा है, ना फियांसे, ना घर। फाइटर का प्राइड उस ब्लंट सच से टूट गया था। ओल्ड मैन ने सजेस्ट किया था कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो इजीली एक रिस्पेक्टेबल जॉब पा सकता है। लेकिन फाइटर ने कोल्ड टोन में रिप्लाई किया, इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ मनी से चलता है, एक ब्रोक ब्रॉलर के लिए कोई जगह नहीं। सिगरेट का लंबा ड्रैग लेते हुए उसकी आंखों में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और सिनिसिज्म था। वो याद करता है अपने यंग डेज, जब उसे लगता था कि सिर्फ रॉ पावर उसे टॉप तक पहुंचा देगा, लेकिन रियलिटी ने उसे गिरा दिया। दुनिया सिर्फ रिच और पावरफुल के लिए थी। वो चिल्लाता है, बस एक चांस चाहिए, मेरी ताकत काफी है सब जीतने के लिए। ओल्ड मैन स्मर्क करता है, उसकी बातें नाइव मानते हुए। वो पूछता है, क्या सच में तुझे लगता है तू अनबीटेबल है? फाइटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, हाँ, बस ट्रस्ट करो। ओल्ड मैन उसका नाम पूछता है और वो प्राउडली कहता है, कैंग, याद रखना। ओल्ड मैन उसे टैजिन ग्रुप के फेस्टिवल में बुलाता है, एक असली टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। हैंडशेक के साथ डील सील होती है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि अगर उसके पास गट्स है तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में ले सकता है। सीन फिर रिवील करता है कि वो ओल्ड मैन कोई आम इंसान नहीं था। वो है जिन, कोरिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ताइजिन का बॉस। उसकी ग्रेन पूरे फिलॉसफी को क्लियर कर देती है, ये दुनिया सिर्फ ताकत वालों की है, वीक लोग कुचल दिए जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई डार्क एज, जहां सिर्फ फिस्ट्स रूल करते हैं। और इस दुनिया में खड़ा है जिन यंग यूआई, वो इंसान जिसे कहते हैं द किंग ऑफ द अनएम्प्लॉयड, द ताइजिन ऑर्गेनाइजेशन का लीजेंडरी हेड। अंडरवर्ल्ड में ताइजिन के नाम और उसके एम्बलम का इतना वेट था कि उसका जिक्र होते ही सब खामोश हो जाते थे। प्रेजेंट में लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स मानते हैं कि यही एक आदमी था जिसकी वजह से पूरे अंडरवर्ल्ड में ऑर्डर बना हुआ था।
लेकिन अचानक अखबार की शॉकिंग हेडलाइन सामने आती है, ओल्ड चेयरमैन की डेथ हो गई है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट किम तुरंत समझ जाता है कि अब हर एम्बिशियस थग अंधेरे से बाहर निकलकर ओपन वॉर छेड़ देगा। एक हाई राइज ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जहां सिटी के प्रोटेक्टर्स अपकमिंग स्टॉर्म के लिए तैयार खड़े हैं। सुपरिंटेंडेंट जोर देकर कहता है कि फैक्शंस को कैओस फैलाने से पहले ही क्रश करना होगा, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर वार्न करता है, अगर हम हैवी हैंडेड क्रैकडाउन करेंगे तो पूरा देश और गहरे कैओस में डूब जाएगा। सुपरिंटेंडेंट गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाता है, तो क्या तुम चाहते हो कि यह पूरा नेशन बर्बाद हो जाए? कमरे में एक हायर अथॉरिटी चुपचाप सब सुन रहा है। हान, नेशनल पुलिस एजेंसी का कमिश्नर जनरल। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 40 साल पहले। एक बर्निंग बिल्डिंग, जमीन पर बिखरे पड़े डेड कॉमरेड्स और सिर्फ एक जिंदा बचा ऑफिसर, हान। वो अकेला खड़ा है, दर्द से कराहते हुए भी लड़ाई के लिए तैयार। सामने रूथलेस गैंगस्टर्स की भीड़ है। उनका लीडर सैडिस्टिक ग्रीन के साथ आखिरी वार करने को बढ़ता है। हान टीथ ग्रिट करता है जब अचानक लाल शर्ट पहना हुआ एक हल्किंग फिगर सामने आता है। वो पूछता है, तुम अभी भी फाइट कर सकते हो? फिर खुद डिक्लेयर करता है, एक कॉप ये सब सर्वाइव नहीं कर सकता, अब मैं देखता हूं। वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि यंग जिन है। गैंगस्टर स्टंड रह जाते हैं और अगले ही पल जिन का पंच इतनी ताकत से लगता है कि ओपोनेंट का चेहरा टूटकर बिखर जाता है। दूसरा थग उसके हाथों सिर के बल कंक्रीट फ्लोर पर पटक दिया जाता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं, वादा करती हुई कि ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। बोन क्रशिंग पंचेस, ब्रूटल स्लैम्स और कुछ ही पलों में पूरा मॉब ध्वस्त। लीडर का हथियार उसके चेहरे पर टिका दिया जाता है और वो लेजेंड, जिसे लोग हेवंस फाइटर कहते थे, वहां एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मॉन्यूमेंट बनकर खड़ा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, क्लोज अप ऑन उस फिस्ट पर जिसने अकेले ही वॉर को खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में लौटते हैं, कमिश्नर हान अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसी मेमोरी से फ्यूल पाकर वो कॉन्फ्रेंस टेबल पर इतना जोरदार पंच मारता है कि पूरा टेबल 2 हिस्सों में टूट जाता है। ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं। हान गरजते हुए कहता है, किसी भी कॉस्ट पर सिविलियंस की रक्षा करनी ही होगी। उसकी आंखों में अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है। सुपरिंटेंडेंट फिर आर्ग्यू करता है, सिर्फ क्रैकडाउन से क्या फर्क पड़ेगा, कोई नया किंगपिन फिर राइज हो जाएगा। वो कहता है कि ये सब फ्यूडल साइकिल जैसा है। हन चुपचाप शहर की स्काईलाइन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, जहां डार्कनेस है वहां लाइट भी होगी, और अब हम सिर्फ उन्हीं को एलिमिनेट करेंगे जो लाइट में आने की हिम्मत करेंगे। फिर वो अनाउंस करता है, नेशनल पुलिस एजेंसी का प्लान बी शुरू होगा। पूरी फोर्स एक साथ खड़ी होकर सल्यूट करती है। एम्प्टी रूम में टूटा हुआ टेबल उनकी नई डिटर्मिनेशन का सिंबल बन जाता है। हन सिगरेट जलाता है। उसका स्कार्ड फेस उसके ब्रूटल करियर की गवाही देता है। वो सिटी की तरफ देखता है और अपने पुराने राइवल जिन को याद करता है। क्रिमिनल होने के बावजूद वो मानता है कि जिन का इन्फ्लुएंस और ताकत अनडिनाइबल थी। हन जानता है वो आदमी डेथ के बाद भी कुछ प्लान छोड़कर गया होगा। इस थॉट से उसके अंदर एक अजीब थ्रिल जाग उठता है। सीन चेंज होता है। एक ग्रैंड ट्रेडिशनल बिल्डिंग, साफ आसमान के नीचे। यही जगह है जिन का फ्यूनरल, गैंगनम सोल के हार्ट में। ब्लैक सूट्स पहने हुए अनगिनत लोग, अंडरवर्ल्ड की हर बड़ी फिगर वहां खड़ी है, अपनी आखिरी रिस्पेक्ट देने के लिए। अंदर एक फॉर्मल ऑल्टर सजाया गया है, जहां लेट चेयरमैन की बड़ी सी पोर्ट्रेट प्रोमिनेंटली लगी हुई है। एक मॉर्नर धीरे से सफेद क्रिसैंथेमम पोर्ट्रेट के सामने रखता है, फॉलन किंग पेन को ऑनर देते हुए। ब्लैक सूट्स पहने हुए लोग गहरी ट्रेडिशनल बो करके अपने लीडर को आखिरी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अचानक उस साइलेंस को तोड़ती हैं डिटरमेंट फुटस्टेप्स। एक नया अराइवल प्रोफाउंड रिस्पेक्ट से झुककर सल्यूट करता है और अपनी प्रेजेंस रिपोर्ट करता है। उसकी लपेल पर चमकती हुई गोल्ड पिन उसके हाई रैंक को साफ दर्शाती है। इसी बीच ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पीपल दूर से पूरी सेरेमोनी ऑब्जर्व कर रहा है। उनकी आंखों में साफ दिख रहा है, पावर वैक्यूम अब एम्बिशन के तूफान में बदलने वाला है। एक पावरफुल आदमी हल्की सी स्मर्क देता है, मानो उसका इंतजार किया हुआ मोमेंट आखिरकार आ गया हो। मेन हॉल की तरफ सबकी नजरें टिक जाती हैं, वही जगह जहां अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर तय होने वाला है। सैकड़ों लॉयल फॉलोअर्स इकट्ठा हैं, इंतजार करते हुए कि अगला चैप्टर कौन लिखेगा। तभी सामने आता है सैम, लेट चेयरमैन का सबसे ट्रस्टेड एग्जीक्यूटिव। वो भीड़ को एड्रेस करता है, चेयरमैन की तरफ से ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता है और फिर उनकी फाइनल वर्ड्स पढ़कर सुनाने की तैयारी करता है।
सैम कहता है, स्ट्रेंथ का मतलब ब्लड लाइन नहीं है। सीन में एक शैडोवी मेनेसिंग फिगर ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करता है और गायब हो जाता है। फिर रैंक को भी डिस्कार्ड किया जाता है। फिर एफिलिएशन और ओरिजिन को भी मीनिंगलेस बता दिया जाता है। सैम की आवाज गूंजती है, ये सारे एक्सटर्नल टाइटल्स और कनेक्शन सिर्फ एक फसाड हैं। असली स्ट्रेंथ तो रॉ पावर है। फिर वो ड्रामेटिक अंदाज में एक वुडन प्लाक उठाता है और चेयरमैन का अल्टीमेट फिलॉसफी रिवील करता है, स्ट्रॉन्ग हमेशा नहीं जीतते, बल्कि जो जीतता है वही सच में स्ट्रॉन्ग होता है। वो फुट को इतनी ताकत से जमीन पर स्लैम करता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। उसकी वाइल्ड ग्रेन और जोरदार आवाज क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। विजोरी ही असली स्ट्रेंथ है। अगर जीतना है तो ओपोनेंट्स को क्रश करना होगा। जो टॉप तक पहुंचेगा वही टेजन ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बनेगा। और इसी के साथ वो अनाउंस करता है, फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स की शुरुआत हो गई है। पूरा हॉल इरप्ट हो जाता है। हजारों फिस्ट हवा में उड़ जाते हैं, एम्बिशन और एक्साइटमेंट से भरे हुए। सीन शिफ्ट होता है। एक रन डाउन बैक एली। वहां एक अननोन आदमी गुस्से में बैठा है, सोच रहा है उसका फूड डिलीवरी इतना लेट क्यों हो रहा है। सिगरेट दांतों में दबाए उसकी झुंझलाहट साफ दिख रही है। अचानक उसका अपार्टमेंट जोर से खुलता है। दरवाजे पर खड़ा है एक शार्प सूट पहना हुआ आदमी, इंपोजिंग और क्लियरली नॉट वेलकम गेस्ट। वो कैल्म लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में उसे उसके पूरे नाम से एड्रेस करता है, कांग। फिर वो एक फॉर्मल वैक्स सील्ड इनविटेशन थमाता है फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स के लिए। 32 साल का अनएम्प्लॉयड कैंग स्टंड होकर उसे घूरता है, समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। एक शांत बस स्टॉप, ढलते हुए सूरज का माहौल। बैकग्राउंड में फेस्टिवल के रूल्स बताती हैं। रूल नंबर 1, जिसके पास इनविटेशन होगा और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा वही एंट्री पाएगा। कैंग की आंखों में शार्प डिटर्मिनेशन आ जाती है। एक लोन बस रुकती है। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। ऑर्डिनरी साइट, लेकिन वाइब कुछ अलग। अंदर का डार्क और डिजर्टेड इंटीरियर सस्पिशन पैदा करता है। मास्क्ड ड्राइवर अपनी मेनेसिंग आईज से उसे इशारा करता है, गेट इन। कंग सिगरेट फ्लिक करता है और कूल अंदाज में बस पर चढ़ जाता है। उसकी कोल्ड स्टार ड्राइवर की डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड को चुनौती देती है। जैसे ही वो आयल में कदम रखता है, उसके जूतों के नीचे से डार्क विस्कस लिक्विड की स्प्लैश सुनाई देती है। उसकी नजर आगे स्नैप होती है और वहां दिखता है कंप्लीट chaos। डिफीटेड बॉडीज बस में बिखरी हुई और पीछे एक फॉर्मिडेबल आदमी काल्मली आर्म्स क्रॉस किए बैठा है। उसका कोल्ड फेस साफ बता रहा है बाकी सारे पैसेंजर्स को उसने ऑलरेडी डिफीट कर दिया है। कैंग और उस आदमी की नजरें मिलती हैं, ये उसका पहला ओपोनेंट है। ड्राइवर की आवाज गूंजती है, फर्स्ट ट्रायल ऑफिशियली बिगिंस। फिर कंग पूछता है, क्या कहा तुमने? लेकिन उसी पल अटैकर अचानक नाइफ से अटैक कर देता है, पर कैंग पूरी स्पीड और पावर के साथ उसे किक मार देता है। अटैकर पीछे उड़ जाता है। कैंग मुस्कुराता है और उसे देख के बोलता है, क्या बेवकूफ है, मुझ पर अटैक करने आया। अटैकर नाइफ निकालता है, डेडली प्रिसिजन के साथ आखिरी वार करने की तैयारी में, लेकिन अचानक टेबल्स टर्न हो जाते हैं। अटैकर खुद हवा में उड़ जाता है। कैंग की आंखें ठंडी और अनरीडेबल हैं। उसकी जैकेट लिपटी हुई हैंड ने इनकमिंग ब्लेड को पकड़ लिया है। बस में अचानक एक मैसिव शॉकवेव गूंज उठता है, जैसे अंदर किसी ने ब्रूटल काउंटर अटैक अनलीश कर दिया हो। दूसरी तरफ एक क्लासी सूट पहने ऑर्गेनाइजर अपने लोगों को बताता है कि फाइनल बस आ चुकी है और सबको तैयार रहने का आदेश देता है। उसकी नजरें घटनाओं पर टिकी रहती हैं, चेहरे पर स्टॉइक पर फिर भी इंट्रीग्ड एक्सप्रेशन। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, पता चलता है कि हारा हुआ अटैकर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वही इनफेमस सुह्योक, द इविल स्पिरिट ऑफ गोसान। ये सुनकर ऑर्गेनाइजर्स हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इतना डेंजरस आदमी कंपटीशन में शामिल हुआ है, क्लियरली अ टॉप कंटेंडर। बस चीखती हुई अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर रुकती है, जहां पहले से ही एक रिसेप्शन कमेटी खड़ी इंतजार कर रही होती है। ऊपर से सूटेड मैन धीरे धीरे स्टेशनरी बस की तरफ बढ़ते हैं। अचानक डोर्स जोर से खुलते हैं और अंदर से अनकॉन्शियस बॉडीज बाहर गिरती चली आती हैं। डिब्री के बीच से एक लोन फिगर बाहर कदम रखता है। ऑर्गेनाइजर्स की आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी रह जाती हैं। ये तो सुह्योक है, उनका टॉप कंटेंडर, जो अब बुरी तरह डिफीटेड पड़ा है, और उसके सामने खड़ा है कंग। ऑर्गेनाइजर कांपते हुए उसकी तरफ देखता है, लेकिन कंग बिना परवाह किए उसे साइड में धक्का देकर रास्ता साफ कर देता है। उसकी कोल्ड गेज लीड ऑर्गेनाइजर पर टिकती है और वो काल्म होकर अनाउंस करता है,
I've arrived as promised. एक कॉन्फिडेंट स्मार्क के साथ वो अपना ब्लड स्टेन्ड इन्विटेशन दिखाता है और कैजुअली पूछता है, Am I on time? फिर इन्विटेशन फ्लिक करके ऑर्गेनाइजर के हाथ में फेंक देता है, जो परफेक्ट कैच में जा गिरता है। कैंग जैकेट पहनते हुए ऐसे साई करता है मानो ये ब्रूटल लड़ाई बस एक टायरसम चोर रही हो। कोट बटन करते ही उसका पूरा परसोना कंपोज्ड और अनस्टॉपेबल लगता है। वो आगे स्ट्राइड करता है, स्टंड ऑर्गेनाइजर्स को पीछे छोड़ते हुए। उसके सामने मैसिव ऑर्नेट डोर्स खड़ी हैं, फेस्टिवल ग्राउंड्स का ऑफिशियल एंट्रेंस। अंदर पहले से ही डेंजरस वॉरियर्स का विशाल क्राउड जमा है, सब एक दूसरे को घूरते हुए। वहीं नजर आती है एक और शख्सियत, रेड हेयर्ड मैन कैंग। उसकी वाइल्ड नजरें इस पूरे ब्रूटल असेंबली पर मैनिक डिलाइट से घूमती हैं। सीन अचानक फ्लैशबैक में जाता है 15 मिनट पहले, जब कैंग की बस पहुंची भी नहीं थी। रेड हेयर्ड मैन कैंग अपने विशियस बैटल में हवा में छलांग लगाते हुए फिस्ट चलाता है। ओपोनेंट डेस्परेट होकर शार्प ब्लेड थ्रस्ट करता है, बट शॉकिंगली रेड हेयर्ड मैन वो ब्लेड अपनी बेयर हैंड से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी टाइट कि हथियार पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओपोनेंट दर्द से तड़प उठता है, डिसबिलीफ उसके चेहरे पर साफ है, लेकिन ओपोनेंट अनफेज्ड रहता है। वो हथियार को मोड़ते हुए उसे लेवरेज की तरह यूज करता है। एक जोरदार स्ट्राइक में वो नाइफ का हिल्ट कैंग की चेस्ट पर स्लैम करता है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है। गौस्से से भरकर कैंग अपने टॉर्न सूट के टुकड़े हाथ पर लपेट लेता है और उसे एक मेकशिफ्ट वेपन बना लेता है। अगला किक इतना डेवस्टेटिंग होता है कि ओपोनेंट उड़कर बस की बैक वॉल से टकराता है। बैरली ब्रीदिंग, डिफीटेड फाइटर डिसबिलीफ में ऊपर देखता है और सोचता है, कौन है ये मॉन्स्टर? लेकिन कैंग सिर्फ ओपोनेंट की स्लॉपी टेक्निक पर स्कॉफ करता है, क्योंकि उसमें कोई रियल वीकनेस नहीं दिखती। डिफीटेड फाइटर आखिरी ताकत जुटाकर बर्जर्कर मोड में चला जाता है। उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो करने लगती हैं। हाथों में 2 नाइव्स लिए वो पागलपन में हमला करता है। उसकी किलिंग इंटेंट एक जायंट स्पेक्ट्रल स्कल की तरह मैनिफेस्ट होती है। कैंग अब ग्रिन करता है, आखिर उसे एक वर्दी चैलेंज मिल गया। वो बिना डरे इस 2 ब्लेडेड असॉल्ट से टकराता है। एक डिसाइसिव मूव में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ना सुह्योक और ना कैंग दोनों इस आने वाले अनफोर्सीन इवेंट की कल्पना भी नहीं कर पाए थे। उनकी अलग अलग लड़ाइयां अचानक रुक जाती हैं जब बस एक शार्प अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। अचानक हुए झटके से फाइटर्स अंदर इधर उधर गिरने लगते हैं और पूरी बस एक कैओटिक मेस बन जाती है। इस अफरा तफरी के बीच एक हाथ पोल को मजबूती से पकड़ लेता है, खतरे के उस पल को मौका बना देता है। कैंग अपनी अनबिलीवेबल बैलेंस दिखाता है, बस की मोशन को इस्तेमाल करके एक डेवास्टेटिंग काउंटर सेट करता है। वो आगे की तरफ लॉन्च होकर एक जबरदस्त किक मारता है, जो उसके ऑफ बैलेंस दुश्मन पर बेरहमी से कनेक्ट होती है। सुह्योक का चेहरा दर्द से मरोड़ खा जाता है। शॉक में उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उस किक की ताकत से वो पूरे बस में लुढ़कता हुआ फ्लोर पर बुरी तरह क्रैश हो जाता है। कैंग अकेला विजेता बनकर खड़ा होता है। उसके चारों ओर उसकी एक तरफा लड़ाई का आफ्टरमैथ फैला होता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर ठंडी सेटिस्फैक्शन के साथ हारे हुए आदमियों को घूरता है। जमीन पर पड़ा उसका दुश्मन बस ऊपर से कैंग की ओवरवेलमिंग फिगर को देख पाता है, जिसने उसे पूरी तरह हरा दिया। ओपोनेंट जमीन पर पड़े हुए दया की भीख मांगता है, लेकिन कैंग उसकी बात अनसुनी कर देता है। उसकी पीठ की मांसपेशियां तन जाती हैं, जैसे वो फाइनल डेवास्टेटिंग अटैक की तैयारी कर रहा हो। वो हवा में कूदता है और पूरी ताकत से नीचे गिरकर एक मर्सिलेस फिनिशिंग मूव करता है। पल भर में लड़ाई खत्म हो जाती है। ओपोनेंट बस फ्लोर पर चिपक जाता है। कैंग अपनी हवा में रुकी मुट्ठी के साथ खड़ा है, अब्सोल्यूट विक्ट्री का सिंबल बनकर। वो नीचे पड़े हारे हुए आदमी पर तिरछी मुस्कान फेंकता है। उसके लिए पूरी तरह एक मिस्ट्री बना रहता है। उसके चेहरे पर अम्यूजमेंट की एक चमक आ जाती है, जैसे उसने इस वन साइडेड जीत का मजा पूरी तरह ले लिया हो। उसी वक्त बस में ड्राइवर कैंग को घूर कर देखता है, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये कौन है। अब कैंग नजर अपकमिंग फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स पर जाती है, जहां असली थ्रिल उसका इंतजार कर रही है। बस से उतरते ही बाकी फाइटर्स की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। बाकी फाइटर्स, जिनमें एक प्रोमिनेंट स्कार वाला आदमी भी शामिल है, उसे नापसंदगी और थकान भरी निगाहों से देखते हैं। वो सबको वीक समझकर एक लहर डिसअपॉइंटमेंट की महसूस करता है। उसका यह डिसमिसिव एटीट्यूड तुरंत ही एक फाइटर को भड़का देता है, जो गुस्से से उसकी इंसल्ट का जवाब देने आगे बढ़ता है। रेज से भरा हुआ चैलेंजर उस पर लपकता है, लेकिन तभी एक नया अराइवल
कैजुअली उसकी राह रोककर उसे जोरदार स्लैब से उड़ाकर बाहर फेंक देता है। जमीन पर गिरा चैलेंजर दर्द में तड़पते हुए सोचता है कि बीच में टांग किसने अड़ाई। वो आदमी कोई मामूली नहीं था। एक विशालकाय आदमी सूट पहने सामने खड़ा था। ये था ह्वान, बुसान क्राइम गैंग बैकडू क्लान का डरावना बॉस। उसकी ठंडी नजरें चैलेंजर को चुप कर देती हैं, जो अब कांपने लगता है। ह्वान उसे स्कॉफ करते हुए बोलता है कि ये तो प्रॉपर वार्म अप भी नहीं था। फिर वो कैंग ट्रबल मेकर को घूरते हुए कहता है कि उसकी लोकल रेपुटेशन यहां कोई मायने नहीं रखती। वो उसे फैमिली के बारे में सोचने की सलाह देता है और उसके बाल पकड़कर उसे चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। घर जाओ, वो डिसमिसिव टोन में कहता है, जिससे कैंग स्टन्ड रह जाता है। ये इंसल्ट उसे रेज से भर देती है। उसकी आंखें डिफायंस से जल उठती हैं और वो हाथ झटक कर मॉक करते हुए ह्वान पर इंसल्ट फेंकता है। क्राइम बॉस का पेशेंस टूट जाता है और वो चिलिंग थ्रेट देता है। गुस्से में भरकर ह्वान अपना फिस्ट कसता है और हमला करने दौड़ता है, लेकिन तभी एक बॉल्ड हेडेड फिगर उसके रिस्ट को काल्मली रोक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि गू वूंग था, द ताइजिन ग्रुप की पर्सनल स्पेशल फोर्सेस का फॉर्मिडेबल लीडर। ह्वान को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। तभी ह्वान कैंग को वार्निंग देता है कि अगली बार वो पर्सनली उसे हराएगा। कैंग डिसअपॉइंटमेंट से मुस्कुराता है कि फन बीच में ही कट गया, लेकिन तुरंत ही उसकी नजर गुवुंग पर टिक जाती है, उसका अगला पोटेंशियल ओपोनेंट। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज माहौल को बदल देती है। आसमान से देखा जाता है कि जमीन पर अंडरवर्ल्ड के बदनाम फिगर्स की मैसिव भीड़ फेस्टिवल के लिए इकट्ठी हो चुकी है। पायलट शेयर स्केल देखकर दंग रह जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा एक मास्क्ड फिगर सबको नीचे देखते हुए स्कॉफ करता है। उसे ये गैदरिंग बेयरली वर्थ हिज अटेंशन लगती है। फिर हेलीकॉप्टर से एक प्रिस्टीन व्हाइट शू बाहर आता है, ड्रामेटिक अराइवल की निशानी। अगला पल एक विशालकाय आदमी एयरक्राफ्ट से कूदता है और भीड़ की तरफ जंप करता है। वो सीधा क्लियरिंग के बिल्कुल सेंटर को टारगेट करता है, जहां सैकड़ों फाइटर्स ऑलरेडी इकट्ठे हैं। जमीन से देखने पर उसका डिसेंट ऐसा लगता है जैसे कोई मीटियर स्ट्राइक सीधा धरती पर गिरने वाली हो। वो जमीन पर कैटेक्लिज्मिक फोर्स के साथ लैंड करता है और उसके पंच की ताकत से जमीन तक क्रैक हो जाती है। लैंडिंग के साथ ही एक पावरफुल शॉक वेव फूटती है, जो चारों तरफ ब्लास्ट होकर खड़े वॉरियर्स को बुरी तरह उड़ा देती है। सबसे एरोगेंट फाइटर्स तक हवा में उड़ जाते हैं। इस भारी स्ट्रेंथ को देखकर स्टंट रह जाते हैं। डस्ट और केओस के बीच से एक मिस्टीरियस न्यूकमर उठता है। उसकी सिलुएट एब्सोल्यूट अथॉरिटी का सिंबल बन जाती है। ये इंपोजिंग फिगर कोई और नहीं बल्कि इल्सुंग है, ताइजिन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप ऑफिसर। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही पूरी क्राउड को साइलेंस कर देती है। जैसे ही वो अपना स्पीच शुरू करता है, इल्सुंग अनाउंस करता है कि ये फेस्टिवल फॉर्मर चेयरमैन को ऑनर करने के लिए है और अल्टीमेट प्राइज होगा पूरा ताइजिन का एसेट। कंपटीशन 4 एक्ट्स में डिवाइडेड है और पहला स्टेज होगा इलवोल माउंटेन के प्राइवेट ग्राउंड में। पहले एक्ट के रूल्स ब्रूटली सिंपल हैं, बस माउंटेन के अंदर एंटर करो और बाहर मत आना, वरना इमीडिएट फॉरफिट मिलेगा। वो अनाउंस करता है कि फेस्टिवल ऑफिशियली सनसेट पर फ्लेयर के साथ स्टार्ट होगा, ताकि फाइटर्स को अपना फेवरेबल पोजीशन ढूंढने का टाइम मिल जाए। कुल 200 फाइटर्स एंटर कर सकते हैं और वो क्लेरिफाई करता है कि फर्स्ट एक्ट तब खत्म होगा जब सिर्फ 20 फाइटर्स ही बचेंगे। इल्सुंग अलाउ करता है नाइव्स, ब्लंट वेपन्स और पर्सनल फाइटिंग स्किल्स का यूज करके कंपटीशन को खत्म करने के लिए, लेकिन साथ में एक सीरियस वार्निंग देता है, अगर कोई फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स या पॉइजन यूज करेगा तो उसे स्पॉट पर ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर वो फाइनल चिलिंग डिक्लेरेशन देता है कि उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है और सभी डिसीजंस उसी के होंगे। तभी एक फ्यूरियस फाइटर इंटरप्ट कर देता है इल्सुंग का स्पीच। वो आरोप करता है कि पूरा इवेंट फिक्स है। उसका कहना है कि कंपटीशन सिर्फ एक शैम है ताकि चेयरमैन के 5 बेटों में से कोई एक सब कुछ इनहेरिट कर सके। इल्सुंग की काल्म एक्सप्रेशन क्रैक हो जाती है, उसकी आंखें शॉक में फैलती हैं और फिर वो कोल्ड ग्लेयर में बदल जाती हैं। वो फाइटर पूरे फेस्टिवल को रग्ड गेम बताता है और सीधे इल्सुंग की तरफ पॉइंटिंग फिंगर करके एक्सक्यूज करता है, लेकिन उससे पहले कि वो अपना सेंटेंस फिनिश करे, इल्सुंग लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और उस आदमी के पेट में एक डेवास्टेटिंग किक मार देता है। वो चैलेंजर दर्द से पीछे हटता है, पूरी तरह स्टुंडेड, क्योंकि उसने ये अटैक आते हुए देखा ही नहीं। इल्सुंग की आंखों में प्योर रेज जल रही होती है। उसका फेस फ्यूरी से भरा होता है, क्योंकि किसी ने पब्लिक में उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। वो बिना किसी स्ट्रगल के उस आदमी का गला पकड़ लेता है और पूछता है, इतना कमजोर होकर कैसे चेयरमैन की फाइनल विशेस को इंसल्ट करने की हिम्मत कर सकता है? फिर वो रोर करता है कि उसके रूल्स एब्सोल्यूट हैं और जो भी उन्हें डिफाई करेगा उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होगा।
फिर वो ब्रूटली उस डिसेंटर का सिर टूटे हुए ग्राउंड में स्मैश कर देता है ताकि सबको एक डरावना एग्जाम्पल मिल जाए। इल्सुंग उस ब्रूटली बीटन चैलेंजर के ऊपर खड़ा हो जाता है, सबके सामने उसको डर का सिंबल बना देता है। वो अनाउंस करता है, इस फेस्टिवल में सभी फाइटर्स इक्वल हैं और सिर्फ उनकी फिस्ट ही उनकी वर्थ तय करेंगी। फिर वो एक फाइनल चांस देता है कि जो भी कावर्ड है वो पीछे हट जाए और गिर चुके आदमी को एक ग्रिम वार्निंग की तरह यूज करता है। इसके बाद वो रोअर करके चैलेंज देता है, अगर कोई ट्रू वॉरियर है तो आगे आए और ताइजिन का खाली थ्रोन क्लेम करे। उसका स्पीच पूरे क्राउड में आग लगा देता है। फाइटर्स में फेरोशियस एम्बिशन फैल जाती है और सब बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। इल्सुंग के फेस पर एक वाइड प्रेडेटोरी ग्रिन फैल जाती है। वो केओस देखकर खुश है जो उसने अनलीश किया है। फिर वो फाइनल कमांड देता है और माउंटेन के हग गेट्स ओपन करने का ऑर्डर देता है ताकि कंपेटिटर्स अंदर जा सकें। ऐसे करके फेस्टिवल का पहला एक्ट ऑफिशियली शुरू हो जाता है और वॉरियर्स डेडली ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी वक्त कैंग ये रश देख रहा होता है और डिसाइड कर लेता है कि अब उसकी बारी है मूव करने की। उसके फेस पर एक डिटरमिन्ड ग्रिन होता है और वो आगे चार्ज कर देता है, रेडी होकर वर्ल्ड के टॉप तक फाइट करने के लिए। रात होते ही माउंटेन के अंधेरे में एक मैसिव स्नेक स्लिथर करते हुए दिखाई देता है जो डार्क फॉरबोर्डिंग फॉरेस्ट में घूम रहा है। वो दूसरी तरफ कैंग बड़े आराम से बैठा है, बिल्कुल चिल्ड आउट मोड में। वो अपनी बोर्डम एक्सप्रेस करता है क्योंकि अभी तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ। वो बिना किसी टेंशन के पास से गुजरती एक सांप को पकड़ लेता है और खुद से पूछता है, अरे रियल कंपटीशन शुरू कब होगा? उसके दिमाग में एक ग्रैंड फीस्ट का ख्याल आता है और वो सोचता है कि इस सो कॉल्ड फेस्टिवल में खाने का नामो निशान भी नहीं है। भूख से बेहाल होकर वो सांप को ध्यान से देखता है और खुद से बोलता है, देखते हैं सेफ है या नहीं खाने लायक। इसी अजीब बिहेवियर को पास में छिपे दो और कंटेस्टेंट्स देख लेते हैं और हैरान होकर पूछते हैं, इसको क्या हो गया है? उन्हें शॉक लगता है कि वो इतनी केयरलेसनेस से इतने डेंजरस एनवायरनमेंट में खुद को एक्सपोज कर रहा है। एक कहता है, अरे इजी किल कर दो इसे, लेकिन दूसरा डिसमिस कर देता है, फालतू का आदमी है, ध्यान देने लायक भी नहीं। फिर वो दोनों अपनी नजरें डाइवर्ट कर लेते हैं और ध्यान देते हैं उस रॉक पर मेडिटेट कर रहे एक बहुत ही डरावने प्रेजेंस की तरफ। असली खतरा सामने आता है, एक मॉन्स्ट्रस बॉडी वाला आदमी जिसके फेस पर चिलिंग प्रेडेटोरी ग्रिन है। एक फाइटर अपने नाइफ को टाइट पकड़ लेता है, उसका इंस्टिंक्ट चिल्लाता है, ये मेडिटेटिंग आदमी कोई साधारण ओपोनेंट नहीं, ये सुप्रीम थ्रेट है। वो मॉन्स्ट्रस हुडेड फिगर बिल्कुल स्टिल बैठा रहता है, लेकिन उसका इमेंस पावर पूरे फॉरेस्ट में फैल रहा है। तभी रात के आसमान में फ्लेयर चमकती है। ये सिग्नल है कि ब्लडी फर्स्ट एक्ट ऑफिशियली शुरू हो गया है। दोनों फाइटर्स डिसाइड करते हैं कि मिलकर अटैक करेंगे और सबसे बड़े टारगेट को पहले खत्म करेंगे। लेकिन बिना उठे वो हुडेड मॉन्स्टर दोनों के नाइफ अटैक्स को एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता है। अटैकर्स शॉक में पीछे गिरते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका एम्बुश इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज हो गया। इससे पहले कि वो रिकवर कर पाए, मॉन्स्ट्रस आदमी अनबिलीवेबल स्पीड से एक्सप्लोड करता है। वो एक इंस्टेंट में डिस्टेंस क्लोज कर देता है और एक फाइटर को ब्रूटल स्ट्राइक से ट्री में दे मारता है। उस ब्लो की शीर फोर्स पूरे आदमी के शरीर में गूंजती है, ओपोनेंट की रॉ पावर का सबूत। उसका विक्टिम हेल्पलेस होकर हवा में उड़ जाता है और फाइट से बाहर हो जाता है। उसका पार्टनर ग्राउंड पर गिरकर स्ट्रगल करता है, ब्रेथ लेने में भी तकलीफ हो रही है। वो मॉन्स्ट्रस फिगर अपने डिफीटेड ओपोनेंट पर टावर करता है। फुल मून के अगेंस्ट उसकी सिलुएट प्योर पावर का सिंबल बन जाती है। वो रिफ्लेक्ट करता है, मैं तो कोरिया के टॉप बॉसेस से फाइट की उम्मीद कर रहा था, पर यहां तो सिर्फ कॉमन स्ट्रीट थग्स हैं। वो अपने ब्लडीड फिस्ट को क्लेंच करता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि तेजिन को कॉन्कर करना उससे कहीं आसान होगा जितना उसने सोचा था। डरा हुआ डाउन फाइटर डिस्पेरेटली सरेंडर करने की कोशिश करता है, मर्सी मांगता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी प्ली को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। तभी हुडेड मॉन्स्टर फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने फिस्ट को पीछे खींचता है, हर नकल से इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर रेडिएट कर रही है। उसके फेस पर एक चिलिंग टूथी ग्रिन फैल जाती है, जैसे फाइट से उसे प्योर थ्रिल मिल रहा हो। फिर वो फाइनल स्ट्राइक देता है। ब्रूटल फाइनलिटी के साथ दूसरा अटैकर अंडरग्रोथ में उड़ जाता है। इस ओवरवेलमिंग पावर को देखकर आखिरकार बोर्ड जो एक्साइटेड हो जाता है और रोर कर उठता है। उसे लगता है कि कंपटीशन का मिसिंग प्राइमल एलिमेंट आखिरकार आ गया है। वो सोचता है, एक ट्रू फेस्टिवल वही होगा जहां स्टेक्स सबसे हाई हों, वेल्थ, फेम और अल्टीमेट प्राइज सब दांव पर हो। वो मॉन्स्टर्स फाइटर की तरफ देखता है, साइलेंटली पूछता है, क्या तुम भी इस थ्रिल को महसूस करते हो?
वो हल्किंग फिगर जो जो एक नोटोरियस फॉर्मर चैंपियन है, चिलिंग इनविटेशन देता है, आओ फाइट करो। कैंग डिफीटेड ओपोनेंट की तरफ एक ग्लांस मारता है और फिर अपने नए ओपोनेंट की आंखों में देखता है। उसके फेस पर एक वाइड कॉन्फिडेंट ग्रिन फैल जाती है। वो चैलेंज को ईगरली एक्सेप्ट कर लेता है। जो इस मोमेंट को सेवर करता है, उसके फेस पर बैटल के लिए डीप हंगर साफ दिखाई देती है। बिना कोई हेजिटेशन किए कैंग लीप करता है और डेवास्टेटिंग एरियल किक अनलीश करता है। उसकी अटैक इंस्टेंट डिस्टेंस क्लोज कर देती है, ब्रूटल प्रिसिजन के साथ, सीधे जो के सिर को टारगेट करते हुए। लेकिन जो आराम से हाथ उठाकर उस किक को डेड स्टॉप कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैंग हार मानने वाला नहीं है। वो ब्लाइंडिंग फास्ट पंचेस की सीरीज से रिटेलिएशन करता है, एम सीधा जो के सिर पर। उस बराज की शेयर फोर्स से जो स्टंबल करता है और क्लियरिंग में पीछे गिरता है। लेकिन जो अपने मैसिव आर्म्स क्रॉस करके सॉलिड गार्ड बना लेता है, बिना डरे सब ब्लोज झेलता है। अंतिम पंच से कैंग रिकॉइल करता है, लेकिन वो परफेक्ट लैंडिंग करता है, रेडी है नेक्स्ट मूव के लिए। कैंग अपने ओपोनेंट के फुटवर्क को स्टडी करता है और पहचान लेता है ये एक बॉक्सर का डिस्टिंक्टिव रिदमिक बाउंस है। जो स्मर्क करता है, सही पहचानता है कि कैंग की फाइटिंग स्टाइल क्या है और चैलेंज करता है। कैंग सवाल करता है, एक प्रो एथलीट यहां क्यों? तो जो एडमिट करता है, मुझे रियल लाइफ या डेथ बैटल का थ्रिल पसंद है। ये ब्रूटल फिलॉसफी सुनकर कैंग के फेस पर कंटेम्प्ट की झलक आ जाती है। वो मान लेता है कि भले ही जो कि मॉरल्स ट्विस्टेड हैं, लेकिन उसकी स्किल अनडिनाएबल है। तभी फ्लैश में उसे एहसास होता है उसे स्ट्राइक किया गया है। वो शॉक्ड है कि जो इतनी तेजी से डिस्टेंस क्लोज करके हिट कर गया। जो की आंखें नैरो हो जाती हैं, वो क्रिटिकली ओपोनेंट की सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ असेस करता है। हालांकि ब्लो लगा है, कैंग पावरफुल काउंटर अनलीश करता है, जिससे जो की ब्लॉकिंग आर्म नम हो जाती है। जो अपने मैसिव आर्म को देखता है, समझ नहीं पाता कि ओपोनेंट से इतनी फोर्स कैसे आ रही है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे की स्पीड और पावर एक्नॉलेज करते हैं, एक सीरियस गेज से, दूसरा क्रेज्ड ग्रिन से। एक की आंखों में आग थी तो दूसरे के चेहरे पर एक अजीब पागलपन भरी मुस्कान। कांग अपने पैरों पर हल्के से उछल रहा था, जैसे एक शिकार को देखकर शेर तैयार होता है। इतने खतरनाक दुश्मन को हराने का ख्याल ही उसे एक्साइटमेंट से भर रहा था। जमीन पर खड़ा कांग जो को देखता है और सोचता है कि इस जैसे फाइटर जो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, उसके लिए बच्चों का खेल है। इसी बीच जो फिर से हमला करता है, उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी ब्रूट फोर्स से कांग को कुचल देगा। यहां पर कहानी लड़ाई के एक नियम के बारे में बताती है। इंसान का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड होता है, लेकिन कुछ मार्शल आर्ट्स मूव्स इससे भी तेज होते हैं, और इन्हीं मूव्स में से एक है जैब। जो को लगता था कि उसका जैब परफेक्ट है और इंसानी रिएक्शन टाइम से भी तेज है। उसे लगता है कि इस हमले के सामने या तो दुश्मन बेबस हो जाता है या फिर बचने की नाकाम कोशिश करता है। इसी घमंड में वह कांग पर हमलों की बारिश कर देता है। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि कांग का डिफेंस अब टूटने ही वाला है। लेकिन अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही जो हमला कर रहा था, कांग को एक ओपनिंग मिल जाती है। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार मुक्का जो कि चेहरे पर जड़ देता है। पूर्व चैंपियन इस हमले से बुरी तरह से हिल जाता है। जो को कांग की इस ताकत पर यकीन नहीं होता। वह समझ जाता है कि कांग ने जानबूझकर अपना ओपनिंग खुला छोड़ा था। यह एक चाल थी। कांग जमीन पर पड़े एक पत्थर को लात मारकर हवा में उछालता है और वह पत्थर सीधा जो के जबड़े पर जा लगता है। लेकिन इस चोट के बावजूद जो दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर कांग आगे बढ़ता है और एक के बाद एक कई पंचेज मारता है। आखिरी पंच इतना ताकतवर था कि जो जैसा पहाड़ जैसा इंसान भी जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरा हुआ जो जमीन पर पड़ा था, उसे अपनी बॉक्सिंग का एक सबसे जरूरी नियम याद आता है जो वह भूल गया था। चाहे जितनी भी मार पड़े, अपनी आंखें कभी बंद मत करना। अपनी इसी गलती पर उसे गुस्सा आता है और वह जमीन से वापस खड़ा होकर आखिरी कोशिश करता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार काउंटर पंच मारता है। यहाँ कहानी बताती है कि कांग ने अपनी स्पीड को रॉ पावर में बदल दिया है। वह जो का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और तोड़ देता है। जो की आंखें हैरानी और दर्द से फटी की फटी रह जाती हैं। इस आखिरी हमले का झटका उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वह दर्द से चीख पड़ता है। उसे लगता है यह बॉक्सिंग रिंग है जहां हारने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यह एक खुला मैदान है जहां सिर्फ शिकार और शिकारी रहते हैं। कांग अब जीत चुका था। वह शांति से अपने हारे हुए दुश्मन को देखता है, जैसे ये कह रहा हो कि यह लड़ाई का मैदान है, कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं। यहाँ कोई नियम नहीं होते, सिर्फ शिकारी और शिकार होते हैं। जैसे ही कांग की लड़ाई खत्म होती है, सीन एकदम पलट जाता है। हम लड़ाई के मैदान से दूर एक अनजान हाईटेक कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं।
यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर इस पूरे फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स को लाइव देखा जा रहा है। सूट बूट पहने कुछ अमीर और पावरफुल लोग इस खूनी खेल को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई स्पोर्ट्स मैच चल रहा हो। एक ऑपरेटर आवाज देता है, जो कंपटीशन से बाहर हो गया है, क्लीन अप क्रू को भेजो। इसका साफ मतलब था कि हारने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। ये सब देखकर वहां बैठे बड़े एग्जीक्यूटिव्स में से एक मुस्कुराता है। उसके लिए यह सिर्फ एक मनोरंजन था। वह बाकी लोगों को चैलेंज करता है, चलो शर्त लगाते हैं, कौन जीतेगा यह टूर्नामेंट। दुनिया के सबसे अमीरों की शर्त अब शुरू होता है असली खेल। एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे जिन क्वांग म्योंग पर 10 सोने के बुलफ्रॉग्स की शर्त लगाता है। यह सोने के अनोखे टोकन इतने कीमती थे कि एक एक टोकन की कीमत कई महंगी गाड़ियों के बराबर थी। दूसरा एग्जीक्यूटिव भी पीछे नहीं रहता और चेयरमैन के दूसरे बेटे जिन चांग हो पर 10 सोने की कार्ब्स की शर्त लगा देता है। लेकिन एक तीसरा थोड़ा अलग एग्जीक्यूटिव जिसका नाम सैमसंग था, इस पर हंसता है। उसे लगता है कि यह दोनों बेटे बस शुरुआती मोहरे हैं जो जल्दी ही हार जाएंगे। वह उन पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी एक दूसरे एग्जीक्यूटिव की नजर मॉनिटर पर एक अनजान चेहरे पर पड़ती है। वह ऑपरेटर से उसके बारे में पूछता है। ऑपरेटर घबरा जाता है और कहता है कि इस आदमी का कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा उनके सिस्टम में है ही नहीं। यह ईस्ट डंजियोन से है। पहले यह एक माफिया मेंबर हुआ करता था लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड है। और यह ऐसा इंसान है जिसे खुद चेयरमैन यंगवी ने इनवाइट किया था, जिसे सुन के सभी एग्जीक्यूटिव थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। वो एग्जीक्यूटिव इस नए ट्विस्ट को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके लिए अब यह खेल 100 गुना ज्यादा मजेदार हो गया था। वह जोश में उठता है और अपने सारे सोने के लायन उठा लेता है। वह चीख कर कहता है, तो मैं अपनी पूरी दौलत इस अनजान आदमी, इस कांग पर दांव पर लगाता हूं। बाकी लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वह पहले भी ऐसी शर्तों में सब कुछ हार चुका था। लेकिन उसको यकीन था कि कांग ही चेयरमैन का छोड़ा हुआ आखिरी तोहफा या आखिरी टेस्ट है। और इसी के साथ सीन वापस उस अंधेरे घने जंगल में कांग अकेला आगे बढ़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है। हम एक हुआन नामक बंदे को देखते हैं जो बुसान क्राइम गैंग का बॉस था। वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था, पानी न पिएं। टेस्ट से पता चला था कि पानी में खतरनाक मेटल्स और बैक्टीरिया हैं जो उसे पीने के लिए बिल्कुल अनसेफ बनाते हैं। लेकिन इस चेतावनी का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बड़े आराम से उस जहरीले पानी को एक लोटे में भर रहा था। उसके लिए यह खतरा एक नशा था, एक एडवेंचर। वह एक ही घूंट में वह पूरा पानी पी गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घमंडी मुस्कान फैल गई। तभी उसकी नजर सामने खड़े कुछ हथियारबंद लोगों पर पड़ी। यह उसके पुराने दुश्मन थे। हुआंग ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें भी उस जहरीले पानी को पीने का ऑफर दिया। इस बात से गुस्सा होकर उनका लीडर आगे आया और बोला, हुआंग, क्या तुम्हें हम याद हैं? हुआंग ने बेहद घमंड से जवाब दिया, मैं अपने से ज्यादा बदसूरत चेहरों को याद नहीं रखता। यह सुनकर दुश्मन का लीडर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह सब कभी बुसान के गुंडे एक भाईचारे में रहते थे, लेकिन हुआंग ने उनकी सारी परंपरा तोड़ दी, उनके ग्रुप में केओस फैलाई और उन्हें कमजोर कर दिया। बदले की आग में जलते हुए पूरी गैंग अपने बेसबॉल बैट लेकर हुआंग पर टूट पड़ी। लेकिन हुआंग अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। हमला करने वालों का रिफ्लेक्शन उसके सनग्लासेस में साफ दिख रहा था। जैसे ही सारे बैट उस पर बरसे, उसने उन सबको अपने शरीर पर लगने दिया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। वह हंसा और बोला, तुम्हारा लंबा भाषण खत्म हो गया। और अगले ही पल उसने इतनी ताकत लगाई कि उनके सारे बैट टूटकर हवा में बिखर गए। दुश्मनों के चेहरे पर अब सिर्फ खौफ था। अपने एक ही काउंटर अटैक में उसने पूरी गैंग को हवा में पीछे फेंक दिया। तेजी से वह नीचे गिरे हुए लीडर के पास गया, एक शैतानी हंसी के साथ उस पर अपना पंच उठाया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी लड़ाई खत्म ही हुई थी कि एक नया चैलेंजर सामने आ गया। उसने अपना नाम बताया, जो देचुंग नाम ग्रुप का टॉप फाइटर था। उसने हुआंग की ताकत की तारीफ की और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज किया। लेकिन तभी उसके पीछे से कांग उसे जमीन में गाड़ देता है और एक लात मार के नाम को दूर फेंक दिया। इससे पहले कि नाम संभल पाता, हुआंग ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही मैदान साफ हुआ, कांग और हुआंग आमने सामने थे। उसने शांति से हुआंग को देखा और लेट होने के लिए माफी मांगी। कांग को देखते ही हुआंग का चेहरा एक पागलपन भरी खुशी से खिल उठा। वह इस पल का ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों पुराने दुश्मन अब आमने सामने थे। उन दोनों के चेहरों पर एक जैसी अजीब मुस्कान थी, जैसे 2 शिकारी एक दूसरे को आजमा रहे हों। हुआंग ने घमंड में अपने हाथ ऊपर उठाए और कांग को पहला हमला करने का चैलेंज दिया। इस पर कांग ने शांति से कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। यह सुनकर हुआंग हैरान हो गया। कांग गुस्से में बोला, इन्हीं 3 सेकंड में मैं तुम्हारा चेहरा इस जमीन में गाड़ दूंगा।
3 सेकंड का खेल और फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, कांग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। अभी 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था कि ह्वांग हवा में उल्टा लटक रहा था। उसका सारा घमंड एक पल में चूर हो गया था। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, कांग ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे सर के बल सीधा जमीन में गाड़ दिया। जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। ह्वांग उसमें आधा धंसा हुआ पड़ा था, दर्द और गुस्से से तड़प रहा था। जंगल के मैदान में कांग जीत कर खड़ा था। उसने 3 सेकंड का अपना वादा पूरा किया था और अपने दुश्मन ह्वांग को धूल चटा दी थी। जमीन में आधा धंसा हुआ ह्वांग की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही थी और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। ह्वांग ने खुद को अपने पुराने हाई स्कूल चेल्सन वोकेशनल हाई स्कूल्स में पाया। यह उसके अतीत का एक मंजर था। स्कूल के अंदर माहौल बहुत गर्म था। जूडो फाइटर टीमों के बीच एक मैच हुई थी। एक हारी हुई टीम का स्टूडेंट गुस्से में एक बेसबॉल बैट उठाता है और जीतने वाली टीम के एक घुटनों पर बैठे लड़के की पीठ पर जोर से मारता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, हारे हुए लोगों के सामने जश्न मनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी टीम हार से इतनी टूटी हुई थी कि वह जीतने वालों को खाना खाते हुए भी नहीं देख पा रही थी। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक लड़का आगे बढ़ता है और दूसरी टीम के एक स्टूडेंट के पेट में जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन जिस लड़के को मुक्का पड़ता है वह दर्द में कराहने के बजाय अजीब तरह से कहता है, शुक्रिया। यह अनोखा जवाब सुनकर हमला करने वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जैसे ही बैट वाला सीनियर एक और हमला करने के लिए बैट घुमाता है, एक हाथ हवा में उस बैट को रोक लेता है। यह हाथ एक नौजवान ह्वांग का था। ह्वांग ठंडी आवाज में पूछता है, दूसरी टीम की हार के लिए हमें सजा क्यों मिल रही है? यह बगावत देखकर सीनियर एकदम शांत हो जाता है। ह्वांग उनको कहता है, गुस्सा करने से अच्छा है थोड़ी और ट्रेनिंग कर लो। यह सुनकर ह्वांग के साथी भी डर जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाते हैं कि अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। गुस्से में पूरी हारी हुई टीम ह्वांग को घेर लेती है, पर ह्वांग हंसता है। वह सोचता है, यह हमेशा यही होता है। जिनके पास टैलेंट नहीं होता वह टैलेंटेड लोगों से जलते हैं और अपनी उम्र का फायदा उठाते हैं। अगले ही पल वह सीनियर को उसकी यूनिफॉर्म से पकड़ता है और एक परफेक्ट जूडो थ्रो से उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वह बाकी लोगों को चैलेंज करता है, अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो उम्र से नहीं, अपनी स्किल से कमाओ। सीन अचानक कई साल आगे जाता है। एक बड़ा बुजुर्ग और कहीं ज्यादा खतरनाक ह्वांग अपने ऑफिस में बैठा है। उसका एक वफादार आदमी उससे पूछता है, बॉस, आप बुसान के सबसे ताकतवर इंसान हैं, फिर आप सब कुछ दांव पर लगाकर उस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में वापस क्यों जाना चाहते हैं? जवाब देने के बजाय ह्वांग शराब की एक भारी बोतल उठाता है और पीना शुरू कर देता है। उसे अपनी उस पुरानी हार का कड़वा स्वाद याद आता है, जब बुसान का सबसे ताकतवर होने का टाइटल उसके किसी काम नहीं आया था। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। वह कहता है, मेरा असली मकसद इस पूरे देश का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसका आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस, अगर आप हार गए तो आपकी जान चली जाएगी। इस पर ह्वांग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। वह कहता है, मौत भी इस चैलेंज के लिए एक छोटी कीमत है। उसे उस शख्स कांग का चेहरा याद आता है जिसने उसे पहली बार हराया था, जिसने उसे उसकी असली सीमा दिखा दी थी, और इसी याद ने उसके अंदर बदले और जीत की आग को फिर से भड़का दिया था। ह्वांग के दिमाग में एक चेहरा घूम रहा था, वह चेहरा जिसने उसे पहली बार असली हार का स्वाद चखाया था। कांग, हम उस लड़ाई का आखिरी पल देखते हैं। खून से लथपथ ह्वांग को देख कांग बोलता है, अपनी हालत तो देखो एक बार। फिर ह्वांग शांत से पहले अपना नाम बताता है, फिर कांग का नाम पूछता है, और जीतने वाला कांग गर्व से अपना नाम बताता है। ये नाम सुनते ही ह्वांग झुक के कांग से माफी मांगता है। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। हम देखते हैं कि ह्वांग ने हारने के बाद क्या महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड और लापरवाही ने ही उसे हराया था। उसने एक योद्धा के जज्बे की बेइज्जती की थी। वह मन ही मन कांग के सामने सिर झुकाता है और माफी मांगता है। वह एक और मौके की भीख मांगता है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें वह बिना किसी घमंड के अपनी पूरी सच्चाई और ताकत से लड़ेगा। उसकी इस सच्ची माफी को महसूस करके कांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह उसकी माफी और चैलेंज दोनों को स्वीकार कर लेता है। सीन वर्तमान में वापस आता है, उस जंगल में जहां दोनों का आमना सामना हो रहा है। कांग अपनी मुट्ठी भींचता है। वह ह्वांग की चुनौती का सम्मान करने के लिए तैयार था। एक जंगली मुस्कान के साथ वह चिल्लाता है, तो ठीक है, ले आओ अपनी पूरी ताकत, आओ लड़ते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में एक नौजवान ह्वांग को देखते हैं। उसकी आंखों में वही आग थी। वह हमेशा से एक चैंपियन था, जूडो और कोरियन रेसलिंग का उस्ताद। उसका शरीर ही ग्रैपलिंग्स के लिए बना था,
जंगल में छिपे हुए शैडो स्पेक्टर भी यह लड़ाई देख रहे थे। उनके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि हुआंग हार सकता है, लेकिन वह कांग की ताकत भी देख चुके थे। और फिर वह पल आ जाता है। जंगल के बीच दोनों योद्धा अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। हवा एकदम शांत हो जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों योद्धा कांग और हुआंग एक दूसरे पर तूफान की तरह बरस रहे थे। कांग ने एक जोरदार मुक्का सीधा हुआंग के जबड़े पर मारा। इस हमले में इतनी ताकत थी कि हुआंग के पैर लड़खड़ा गए, पर वह गिरा नहीं। हार न मानते हुए हुआंग ने भी अपनी पूरी ताकत से एक काउंटर पंच मारा। फिर कांग ने हुआंग के पेट में एक पंच मारा। इसके बाद दोनों ने अपने पैर जमीन में गाड़ लिए जैसे दो पहाड़, और एक दूसरे पर बिना रुके हमले करने लगे। तभी हुआंग ने एक ब्रूटल एल्बो स्ट्राइक मारा। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कांग हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। उसके पैर जमीन से उठ गए। उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा और वह जमीन पर गिरने ही वाला था। लेकिन यहां लड़ाई का पासा पलट गया। कांग गिरते गिरते भी उसने मौके का फायदा उठाया और हुआंग को जकड़ लिया। लेकिन हुआंग ने फिर अपना हाथ ऊपर उठाया और कांग को फेंक दिया और एक लात उसके चेहरे में जोर से मारी। कांग हवा में उड़ता हुआ सीधा दूर पैरों से जा टकराया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर हुआंग उसके अंदर की असली ताकत जाग चुकी थी। आसमान में उसके एक विशाल जंगली बुल स्पिरिट दिखाई दी। चांदनी रात में लड़ाई अपने अंजाम पर पहुंच चुकी थी। जमीन पर परे दुश्मन के ऊपर हुआंग एक आखिरी ब्रूटल हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपनी लात हवा में ऐसे उठाई जैसे आसमान से कोई हथौड़ा गिरने वाला हो। आसमान का चांद इस खूनी मंजर का शांत गवाह था। एक पल में हुआंग ने अपनी पूरी ताकत से अपनी एड़ी नीचे मारी और जमीन पर सिर्फ खून का एक छींटा पड़ा। कांग के लिए फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स मजेदार था। कांग अपने मन में सोचता है, इतने सारे डिसअपॉइंटिंग फाइटर्स से लड़ने के बाद आज पहली बार उसे इस मैदान में एक असली योद्धा मिला है। यह सोच आते ही उसके शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ जाता है। उसका चेहरा एकदम शैतानी हो जाता है, जैसे उसे लड़ाई का परम सुख मिल गया हो। और इसी जोश में वह अपनी सबसे खतरनाक एक्स किक मारता है और फिर एक पंच। यहां पर कहानी एक परफेक्ट जीत की परिभाषा बताती है। एक परफेक्ट जीत वह है जो हारने वाले के मन में कोई काश या अगर मगर न छोड़े, उसे सिर्फ अपनी हार का पूरा एहसास हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कांग की जीत ऐसी ही परफेक्ट थी। उसने ताकत, स्पीड और स्ट्रेटजी का ऐसा इस्तेमाल किया था कि हुआंग के पास कोई मौका ही नहीं बचा। उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उन दोनों की काबिलियत में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन पर गिरा हुआ हुआंग कांग को एक ऐसे पहाड़ की तरह देखता है जिसे पार करना नामुमकिन है। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन कांग का बैलेंस इतना परफेक्ट था कि उसे कोई हिला नहीं सकता था। कांग ने सिर्फ उसके कॉलर को एक हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन उसी एक पकड़ में उसकी पूरी ताकत और कंट्रोल दिख रहा था। और अगले ही पल उसने हुआंग जैसे ग्रैपलिंग मास्टर को बिना किसी मेहनत के हवा में उछालकर फेंक दिया। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि एक असली विजेता ऐसे ही लड़ता है। वह हारने वाले के दिमाग में कोई शक या अफसोस नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं कि कैसे हुआंग का शरीर जमीन पर पटका जाता है। यह एक ऐसी जीत का नतीजा था जिसमें कोई गलती नहीं थी, सिर्फ जबरदस्त ताकत थी। कांग अपने हारे हुए दुश्मन पर खड़ा दिखता है, एक परफेक्ट जीत की जीती जागती मिसाल। अंत में कांग कहता है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा हुआंग, उम्मीद है हम वापस मिलेंगे। हम एक बोर्ड देखते हैं जिस पर इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में हिस्सा लेने वाले सारे खतरनाक चेहरों की तस्वीरें लगी हैं। एक एक करके उन चेहरों पर लाल एक्सिस का निशान लगाया जा रहा है। एक खून से सनी हुई तलवार एक और तस्वीर पर निशान लगाती है, मतलब एक और योद्धा मारा जा चुका है। इसके बाद हम उस शिकारी को देखते हैं। उसने टैक्टिकल गियर पहने हुए हैं और वह बेहद प्रोफेशनल लग रहा है। वह भी इस फेस्टिवल का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसका लड़ने का अंदाज अलग है। और फिर एक बड़ा राज खुलता है। यह शिकारी कोई आम गुंडा नहीं, यह है स्पेशल पुलिस फोर्स का टीम लीडर ली, जिसका कोड नेम अल्फा है। वह और उसकी टीम इस मौत के खेल में क्रिमिनल्स को ही शिकार करने के लिए उतरे हैं। अब सीन वापस जंगल में जाता है, जहां हुआंग बुरी तरह से हार कर जमीन पर पड़ा है। सूट पहने दो लोग उसके पास खड़े हैं और हैरान हैं। उनमें से एक अपने कमांड सेंटर को रिपोर्ट कर रहा होता है। बैकडू क्लैन का बॉस, हुआंग हार गया है। लेकिन अचानक रिपोर्ट करने वाला आदमी बीच में ही चुप हो जाता है। उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं, क्योंकि जो नामुमकिन था वह हो रहा था। जमीन पर पड़ा हुआंग हिल रहा था। जमीन पर पड़ा हुआंग हारा नहीं था, उसके अंदर की आग अभी भी जल रही थी। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं, जिनमें हार का दुख नहीं बल्कि लड़ने का जानवरों जैसा जुनून था। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि देखने वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान इतना दर्द सहकर जिंदा कैसे बच सकता है। तभी एक दहाड़ के साथ हुआंग उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है,
यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह हार मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका जख्मी शरीर उसकी जबरदस्त विल पावर का सबूत था। यह देखकर कि हुआंग अभी भी लड़ सकता है, शैडो स्पेक्टर वापस चला जाता है। इतने में लड़ाई के स्ट्रेस से हुआंग अंदर का खून उबल पड़ता है और वह जमीन पर खून की उल्टी कर देता है। लेकिन इस दर्द में भी वह कांग से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ताकतवर हूं? कहानी फिर से ली और उसकी अल्फा टीम पर आती है। वह एक मैप पर अपनी लोकेशन चेक करते हैं। ली अपने रेडियो पर कांटेक्ट करता है और एक एरियल यूनिट, कोड नेम पेरेग्राइन फॉल्कन, को बुलाता है। आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वह उनके ठीक ऊपर आकर एक बड़ा सा सप्लाई बॉक्स नीचे गिराता है, जो एक पैराशूट की मदद से आराम से जमीन पर उतर रहा होता है। रात के अंधेरे में स्पेशल पुलिस फोर्स का लीडर ली एक मैप पर अपनी टीम को उनके अगले कदम के बारे में समझा रहा है। उसने अपने दो सबसे तेज लोगों को आसमान से गिरने वाले सप्लाई बॉक्स को सुरक्षित करने के लिए भेजा। बाकी टीम को उसने आसपास के इलाके में फैलकर नजर रखने का आदेश दिया। उसका ऑर्डर साफ था, चुपचाप काम करना है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन को खत्म करने से भी मत हिचकिचाना। उसका चेहरा एकदम सख्त था। वह इस पहाड़ से हर एक क्रिमिनल का सफाया करने के इरादे से आया था। अचानक इस शांति को तोड़ते हुए एक जोरदार धमाका होता है, जैसे किसी ने एक बड़े से पैर को अपनी पूरी ताकत से मारा हो। जमीन पर पानी का एक छोटा सा तालाब बन जाता है और फिर हम देखते हैं कांग को। वह राहत की सांस लेता है। ऐसा लगता है कि लड़ाई के बीच में उसे बाथरूम जाना था और वह बस थोड़ा सा लेट हो गया। वह बड़बड़ाता है कि इस जंगल में ढंग की कोई जगह भी नहीं है। वह आराम से एक सिगरेट जलाता है, इस बात से अनजान कि खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। वह सोच ही रहा होता है कि ऐसी कमजोर हालत में उस पर हमला हो सकता है, और जैसे उसने सोचा था वही हुआ। अंधेरे से एक मास्क पहने हुए कातिल निकलता है और एक ठंडा तेज चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। सीन एकदम से एक ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। एक मिलिट्री ऑफिसर अपने सीनियर डायरेक्टर गैब को एक टॉप सीक्रेट फोर्स के बारे में बता रहा है। इस टीम का नाम है टीम आउल। कैप्टन ग्योम बताता है कि टीम आउल एक ऐसी खास यूनिट है जिसे इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में क्रिमिनल्स का शिकार करने में महारत हासिल है। यह सुनकर डायरेक्टर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह जानता है कि यह ऑपरेशन सीधे सीधे उसके सीनियर ऑफिसर के आदेशों के खिलाफ है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वह इस खतरे को उठाने के लिए तैयार है। कैप्टन ग्योम पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि टीम ऑल इज मौत के खेल में उतर रही है। उसका वादा है कि वह एक एक क्रिमिनल को चुन चुनकर खत्म कर देंगे और फिर हम टीम ऑल को एक्शन में देखते हैं। अंधेरे में एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंका जाता है। अगले ही पल एक अंधा कर देने वाला धमाका होता है। वहां मौजूद कुछ अनजान फाइटर्स इस अचानक हमले से हवा में उड़ जाते हैं। एक फाइटर दर्द में अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। गुस्से में एक दूसरा फाइटर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, टीम ऑल का एक मेंबर बिजली की तेजी से उस पर हमला करके उसे मार गिराता है। ये कोई आम सोल्जर नहीं थे। टीम ऑल एक 5 लोगों की एलीट टीम थी, जिन्हें बेहद कठिन ट्रेनिंग से चुनकर तैयार किया गया था, और अब वह इस जंगल में शिकार पर निकल पड़े थे। टीम ऑल का शिकार शुरू हो चुका था। अंधेरे जंगल में यह एलीट स्पेशल फोर्स के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। उनके हमले एक तूफान की तरह थे, तेज, सटीक और जानलेवा। एक एक करके फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स के बड़े बड़े गुंडे उनके आगे धूल चाट रहे थे। टीम ऑल की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उनका हर मेंबर अकेले ही एक पूरे क्रिमिनल गैंग के बॉस के बराबर था, और इन सबके बीच था उनका लीडर ली, जिसका कोडनेम था अल्फा। वह एक लिविंग लेजेंड था। लेकिन इस जंगल में सिर्फ एक शिकारी नहीं था। अंधेरे से अचानक एक नया चैलेंजर सामने आया। यह एक पुराना अनुभवी तलवारबाज था जिसका नाम था चुल। उसके चेहरे पर निशान और आंखों में सालों का तजुर्बा था। दोनों की आंखें मिली। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब इस जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। एक तरफ था स्पेशल फोर्सेस का सबसे खतरनाक सोल्जर, और दूसरी तरफ एक पुराना कातिल तलवारबाज। चुल हमला करने के लिए तैयार हुआ। उसकी तलवार चांदनी में चमक रही थी, लेकिन इससे पहले कि तलवारबाज कुछ समझ पाता, ली उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अगले ही पल जब चुल ने आंखें खोली तो ली उसके पीछे खड़ा था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ली की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन था। एक ही पल में उसने तलवारबाज को काट दिया था। इसी बीच फेस्टिवल के हाईटेक कमांड सेंटर में भगदड़ मच गई। अचानक उनकी सारी स्क्रीन काली पड़ गईं। उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। एक ऑपरेटर घबराकर चिल्लाया कि उनके इलाके में एक अनजान हेलीकॉप्टर घुस आया है। यह सुनकर फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी डेस्क पर दे मारी। उसके लिए यह सीधा सीधा जंग का ऐलान था। उसने एक नया ऑर्डर जारी किया, उस पुलिस फोर्स के हर एक आदमी को खत्म कर दो।
लेकिन तभी एक विशाल पहाड़ जैसा आदमी अपनी कुर्सी से उठा। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी एक आंख खतरनाक तरह से चमक रही थी। उसने ऑर्गेनाइजर के ऑर्डर को रद्द कर दिया और ठंडी आवाज में कहा, मैं इन घुसपैठियों से खुद निपट लूंगा। सीन वापस जंगल में आता है। ली की टीम को उनके हथियार मिल चुके थे। उनका हेलीकॉप्टर पेरेग्रिन फैल्कन मिशन पूरा करके वापस उड़ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन तभी जो नामुमकिन था वह हुआ। अचानक जमीन से एक विशाल जंजीर रॉकेट की तरह निकली और सीधा हेलीकॉप्टर से जा टकराई। एक ही झटके में उस जंजीर ने पूरे हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे खींचना शुरू कर दिया। और इस जंजीर को पकड़ने वाला वही पहाड़ जैसा आदमी था। उसका नाम था इल्सुंग। हेलीकॉप्टर का पायलट अचानक घबराहट में चीख पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि वह एक अनजाने जाल में फंस चुका है। नीचे इल्सुंग ने अपनी पूरी ताकत से उस जंजीर को खींचा। एक आखिरी जानवरों जैसी दहाड़ के साथ उसने पूरे हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे जमीन पर खींच लिया। जमीन पर खड़े टीम आउल के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका खौफ अब हैरानी में बदल चुका था। उनकी सारी एरियल सपोर्ट एक ही झटके में खत्म हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराया और तभी उस जलते हुए मलबे के बीच से वह विशाल राक्षस जैसा इंसान इल्सुंग बाहर निकला। वह शांति से नीचे पड़े हुए पुलिस को घूर रहा था। इल्सुंग ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी, लेकिन फिर उसने वह किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। एक झटके में उसने उस पूरे टूटे हुए हेलीकॉप्टर को अपने कंधों पर उठा लिया और नीचे पटक दिया। उसके लिए वह एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं था। इल्सुंग ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। टीम आउल के एलीट सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा था, उनकी आंखें भी यह देखकर फटी की फटी रह गईं। जमीन कांपने लगी। एक टीम आउल का मेंबर खौफ में देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि यह टूटा हुआ हेलीकॉप्टर अब उसकी तरफ ही आ रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर बेचारा पायलट अभी भी फंसा हुआ था। इल्सुंग चिल्लाया, हमारे इस पवित्र खेल में दखल देने की हिम्मत करने वाले हर एक को मैं मिटा दूंगा। यह कोई मामूली गुंडा नहीं था। यह चेयरमैन जिन के 4 सबसे खास लोगों में से एक था। बिना एक पल भी सोचे सभी पुलिस ने फायर स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि गोलियां इल्सुंग को छूती, उसने अपनी मुट्ठी को जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और धूल मिट्टी का एक बड़ा सा पर्दा बन गया जिसने उसे गोलियों से बचा लिया। लेकिन टीम आउल के सोल्जर रुके नहीं। वह उस धूल के पर्दे के अंदर भी लगातार गोलियां बरसाते रहे, इस उम्मीद में कि उनकी एक गोली उस राक्षस को रोक देगी। लेकिन जब धूल छोंटती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। धूल के उस पार से एक जंजीर बिजली की तेजी से निकलती है और एक सोल्जर को पकड़कर हवा में खींच लेती है। बाकी बेचारे सोल्जर की आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। इल्सुंग की जंजीर उसकी गर्दन में इतनी बुरी तरह से लिपट जाती है कि उसकी सांस बंद हो जाती है। और फिर वह राक्षस इल्सुंग उस परे हुए सोल्जर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह उसे अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। एक और सोल्जर जिसका कोड नेम डेल्टा था, यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दिल दहल जाता है। अपनी लाल चमकती हुई आंखों से इल्सुंग उस इंसानी ढाल को हवा में घुमाता है और पूरी ताकत से नीचे खड़े डेल्टा पर दे मारता है। एक जोरदार धमाका होता है। डेल्टा पर उसके अपने ही साथी की लाश एक हथौड़े की तरह गिरती है। बाकी बचे हुए सोल्जर्स ये देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन की ताकत को बहुत कम समझा था। उनके पास अब कोई मौका नहीं था। एक और सोल्जर को इल्सुंग की चेन का चोट लगता है। उसकी आंखें आखिरी पल में दर्द और हैरानी से फट जाती हैं और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। एक छिपा हुआ सोल्जर जिसका कोड नेम गामा था, अपने टीम लीडर ली को रेडियो पर कांटेक्ट करता है। वह रिपोर्ट करता है, डेल्टा मारा गया। इप्सिलॉन बुरी तरह से जख्मी है। यह सुनते ही ली का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। एक पल में उसने फैसला बदल देता है। अब मिशन क्रिमिनल्स को मारना नहीं है, अब मिशन अपने जख्मी साथी को बचाना है। गामा उससे डरते हुए पूछता है, सर, लेकिन वह उन 4 सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। क्या हम उससे जीत पाएंगे? इस सवाल पर ली की आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं इस राक्षस से खुद निपट लूंगा। बिना एक और शब्द कहे ली एक तूफान की तरह आगे बढ़ता है। वह बिजली की तेजी से सीधा अपने शिकार इल्सुंग की तरफ लपकता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। लेकिन अचानक वह बीच में ही रुक जाता है। उसे अपने एक और साथी के चीखने की आवाज आती है जिसे अनजान दुश्मनों ने घेर लिया था। जख्मी सोल्जर इप्सिलॉन नीचे गिरा हुआ था। जंगल में कुछ गुंडे अपने शिकार जख्मी इप्सिलॉन को घूर रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी
उसे लगा कि उसने टीम आउल के एक जरूरी मेंबर को हरा दिया है, लेकिन उसका घमंड एक पल में टूट गया। अचानक अंधेरे से ली एक साये की तरह निकला और उन गुंडों को अपनी जानलेवा पकड़ में जकड़ लिया। गुंडे के साथी बस खौफ से देखते रह गए कि उनका लीडर पलक झपकते ही कैसे हार गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ली एक तूफान बन गया। उसने अपनी टीम के हर दुश्मन को एक एक करके काट डाला। एक पल में पूरी दुश्मन टीम मारी जा चुकी थी और ली लाशों के ढेर पर अकेला खड़ा था। सभी गुंडे मर चुके थे, लेकिन जीत की कोई खुशी नहीं थी। जमीन पर पड़ा जख्मी इप्साइलन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपने लीडर को आखिरी बार पुकारा, और फिर उसकी हिम्मत टूट गई। ली तुरंत अपने दोस्त के पास घुटनों पर बैठ गया। अब उसका मिशन बदल चुका था। दुश्मनों को मारना नहीं, अपने साथी को बचाना जरूरी था। इप्सिलन जानता था कि उसका अंत करीब है। उसने अपने खून से सने हाथ से अपनी बंदूक छोड़ दी। अपनी आखिरी सांस की ताकत से उसने अपने लीडर से विनती की, सर, मिशन को सबसे ऊपर रखना। यह सुनकर ली की आंखें नम हो गईं। उसने अपने दोस्त को शांति से देखा और उसके बलिदान को सलाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने वादा किया कि वह इस मिशन को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। तभी उसका असली दुश्मन सामने आ गया। ये कांग था। वह उन पुलिस के मेंबर को कॉलर से पकड़े हुए था। कांग टीम आउल पर चोरी छिपे हमला करने का इल्जाम लगाया। उसका पकड़ा हुआ आदमी अपने बॉस से माफी मांगने की कोशिश करता है और फिर बेहोश हो जाता है। ली की खामोशी देखकर कांग का धीरज टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बेहोश आदमी को जमीन पर पटक दिया। उसने आखिरी चेतावनी दी, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। पर तब ली ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने एक ठंडी सख्त आवाज में कहा, स्टॉप। और उस एक शब्द के साथ उसके अंदर का सारा दर्द और गुस्सा फट पड़ा। उसका चेहरा जबरदस्त गुस्से से भर गया। जरूर, यह इस कहानी का सबसे जबरदस्त फाइनल शोडाउन है। एक पल, सिर्फ एक पल की खामोशी थी, और फिर बिना एक भी शब्द कहे ली एक तूफान की तरह अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। उसके दोस्त की मौत ने उसके अंदर के सारे बंधन तोड़ दिए थे। उसका दुश्मन कांग इस अचानक हमले से एकदम चौंक गया। उसे गुस्सा इस बात पर था कि ली ने उसके यहां से चले जाओ वाले ऑफर को ठुकरा दिया था। ली ने हवा में एक प्रोजेक्टाइल फेंका। कांग तेजी से हवा में घुमा और उस प्रोजेक्टाइल से बच गया। उसे लगा कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, लेकिन उसकी आंखें खौफ से तब फैल गईं जब उसने पलटकर देखा, ली गायब था। उसे समझने में देर हो गई कि वह फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक धोखा था, एक चाल थी। असली खतरा तो उसके ठीक पीछे खड़ा था। अंधेरे से ली एक बंदूक के साथ सामने आया, जिसका निशाना सीधा कांग पर था। यह देखकर कांग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि ली का इरादा हमेशा से ही उसे मारने का था। कांग कहता है कि तुम एक रियल वॉरियर नहीं हो। इससे पहले कि ली गोली चलाता, कांग ने बिजली से भी तेज रफ्तार से एक काउंटर अटैक किया। उसने एक ऐसी जोरदार लात मारी, वही अगला पल ली ने कांग के हाथ पे नाइफ स्टैब कर दिया। ली और कांग आमने सामने थे। ली ने बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, कांग ने जोरदार लात मारी। फिर ली कहता है, क्रिमिनल, आज रात तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। इतना कहते हुए वह बंदूक कांग के सर पर रख देता है, जिस पर कांग गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? कांग बेहद चालाक था। उसने हवा में ही एक ऐसी कलाबाजी मारी कि वह गोली से बाल बाल बच गया। जमीन पर गिरते ही उसने अपने जख्मी हाथ से जमीन को पकड़ा ताकि वह संभल सके। गोली बेकार चली गई। ली अब भी जमीन पर था। उसकी बंदूक का निशाना अभी भी दुश्मन पर था। उसने अपनी मैगजीन देखी। अब उसके पास सिर्फ 4 गोलियां बची थीं। उसने मन ही मन फैसला किया, ये आखिरी गोलियां इस छोटे मोटे गुंडे के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे खेल के असली इल्संग के लिए हैं। तभी जंगल से अचानक एक मरा हुआ इंसान सामने आ गया। ली को लगा यह कांग है, लेकिन यह वही मरा हुआ तलवारबाज था जिसे ली ने ही मार दिया था। यह एक चाल थी। फिर कांग ये कहते हुए कि अपना यह सुंदर चेहरा मॉडलिंग में लगाओ, ली पर एक जोरदार मुक्का लॉन्च करता है और पंच पड़ते ही ली का चेहरा पूरा बिगड़ जाता है। सीन अचानक बदल जाता है। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के फ्यूनरल पर खड़ा है। यह बच्चा ली था। लोग उसके पीछे बातें कर रहे थे। पता चलता है कि उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें ड्यूटी पर एक गुंडे ने मार दिया था। उसके पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने रखी थी। यही वह पल था, यही वह दिन था जब उस छोटे बच्चे ने आगे का रास्ता चुना। उसके आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा बदले की आग थी। उसने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा। अब सीन प्रेजेंट में वापस आता है और हम देखते हैं कि वह हर क्रिमिनल को खत्म कर देगा। ली का चेहरा जबरदस्त गुस्से से लाल है। ली एक जोरदार हाई किक मारता है, लेकिन कांग इस हमले का इंतजार ही कर रहा था। वह उस लात को आराम से सह लेता है।
फिर ली जमीन पर गिरा हुआ बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है। कांग उसे जकड़ लेता है और बंदूक तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन जैसे तैसे कैसे ना कैसे करके बंदूक पकड़ लेता है। परंतु जब वह गन से फायर करता है तब कांग ने उसका हाथ ऊपर की तरफ कर दिया था, जिसका वजह से गन ऊपर फायर हुआ था। फिर हमें कांग की वॉइस सुनाई देती है कि ली, तुम बहुत एरोगेंट हो, तुमने मेरे खिलाफ अपना पूरा नहीं लगाया और मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, इसीलिए अब मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, यहाँ जस्टिस लाऊंगा। तभी ली अब अपना चाकू निकालकर कांग के पैर में स्टैब कर देता है, जिसके वजह से कांग के हाथ से ली गन छीन लेता है और उसके सर पे एम करके कहता है, आज मैं यहाँ ट्रू जस्टिस लाऊंगा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। फिर कांग अटैक लॉन्च करता है और जब ली शॉट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बंदूक में अब गोली नहीं बची। और इसी कमजोरी के पल में एक अनजान दिशा से एक गोली आती है और कांग के कंधे को चीर कर निकल जाती है। जंगल से एक नया मास्क पहना हुआ सोल्जर बाहर निकलता है। उसने थोड़ा मिस कर दिया था, जिसकी वजह से गोली कंधे पे लगी थी। ली गुस्से में गैमा को गोली चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वह क्रॉस फायर के डर मतलब हो सकता है कि ली को भी इस अंधाधुंध फायरिंग में गोली लग जाए। इस वजह से वह हिचकिचाता है और कहता है, हमें अभी यहाँ से रिट्रीट करना होगा। जिस पर ली गुस्से में गैमा को, बास्टर्ड, जैसा मैंने कहा वैसा करो, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक सारा गुंडा मर नहीं जाता। तभी कांग सीधा ली का गला जोर से पकड़ के पीछे धकेलता है और कहता है, क्या तुम पागल हो जो अपने सभी आदमी को मरवाना चाहते हो? जिस पर ली जवाब देता है, गुंडों के खिलाफ कोई जस्टिस रूम, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और तभी ली अपना आखिरी पत्ता खोलता है। उसके हाथ में एक एक्सप्लोजिव डेटोनेटर था। वह जानता था कि असली बुराई के सामने रहम की कोई जगह नहीं होती। एक जोरदार धमाका होता है और दोनों एक दूसरे से दूर गिरते हैं। एक ही पल में वह दोनों पास के पानी में जा गिरे। पानी के अंदर ली ने मौका नहीं गंवाया। उसने तुरंत कांग को पकड़ लिया और उसे ब्रूटल तरीके से पानी के अंदर डुबाने लगा और चोक करते हुए ली कांग से कहता है, तुम सोसाइटी के घटिया लोग, मर जाओ। फिर कांग उसका चोक तोड़ता हुआ कहता है, तुमने बहुत जरूरी चीज नहीं सीखी है, और वह ये है कि ये चोक पानी के अंदर काम नहीं करता, स्पेशली उस पर तो नहीं करता जो तुमसे ताकतवर है। इतना कहते ही वह ली को अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है। यहाँ पर कहानी फिजिक्स का एक सीधा सा लेकिन ब्रूटल नियम बताती है। जब कोई चीज ऊंचाई से पानी की सतह पर गिरती है तो उस पर लगने वाला फोर्स उसकी दूरी, स्पीड और सतह के एरिया पर निर्भर करता है। ज्यादा ऊंचाई से पानी पर गिरना अचानक कंक्रीट पर गिरने जैसा ही है, और कांग ने इसी नियम को एक हथियार बनाया। उसने हवा में उठाए हुए ली को पूरी ताकत से पीठ के बल नीचे पानी की उस सख्त सतह पर दे मारा। ली का चेहरा जबरदस्त दर्द से बिगड़ गया। इस हमले का झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। अपनी होश खोने के आखिरी पलों में ली के मन में चेयरमैन के 4 मास्टरमाइंड का चेहरा आता है, टीम 4 स्टार्स, और चेयरमैन 5 ताकतवर बेटों 5 जियांट्स के चेहरे घूम गए। और इसी के साथ वह हार गया। कांग अपने हारे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा था। ली पानी में गिरा बेहोश में कहता है, इस दुनिया से हर बुराई को जड़ से मिटाने का कसम वह पूरा जरूर करेगा। जिसे सुन कांग कहता है, अगर ऐसा है तो आगे से बिना हथियार के लड़ना। इसके बाद कांग ने अपना ध्यान एक नए विशाल पहाड़ जैसे आदमी पर केंद्रित किया जो वहां आ चुका था। कांग ने उससे मजाक उड़ाते हुए उसे ऑक्टोपस हेड कहकर पुकारा और कहा कि मैंने तुम्हारा यह काम कर दिया, इसके बदले मुझे थोड़ी पार्टी तो मिलनी चाहिए। इस भारी भरकम आदमी ने उसके मजाक को नजरअंदाज किया और कांग को अपनी पिस्टल नीचे रखने का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर पर कांग के चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। फिर कांग कहता है, ओह तुम्हें यह चाहिए। इतना कहते ही वह गन सीधा इल्संग पे पॉइंट कर देता है और कहता है, अगर तुम्हें यह चाहिए तो मुझे हरा के ये पाना होगा। लेकिन फिर कांग कहता है, ओए बूढ़े, अगर तुझे यह इतना ही चाहिए तो ले यह पकड़। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का सीधा उस पहाड़ जैसे आदमी ऑक्टोपस हेड के चेहरे पर दे मारा। हमला इतना जबरदस्त था कि बंदूक उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगी। लेकिन इस विशाल आदमी की फुर्ती हैरान कर देने वाली थी। यह देखते ही सूट पहने 3 शैडो इंस्पेक्टर अपने कांग पे हमला करने के लिए जंप किया और कहा, क्या तुम पागल हो गए? क्या तुमने इल्संग के ऊपर हाथ कैसे उठाया? तुम्हें एक्ट 1 से एलिमिनेट किया जाता है। जिसके बाद कांग गुस्से से चीखता है। उसकी दहाड़ से 3 शैडो इंस्पेक्टर पीछे चला जाता है। फिर कांग गुस्से में बोलता है, फायर आर्म्स यहाँ सख्त मना है, यही यहाँ का रूल है। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये आदमी फ्रीली इधर उधर घूम रहा है और लोगों को शूट कर रहा है। वह ये बात ली तरफ इशारा करके बोल रहा था। और फिर कांग बोलता है, मुझे भी गोली लगी है, मैं आज मरते मरते बचा हूं। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मेरा लास्ट चांस सक्सेस पाने का चला गया। और फिर कांग चिल्ला के कहता है, तुम सभी के सभी अभी इसी वक्त अपना सर मेरे सामने झुकाओ। फिर सब कुछ शांत। फिर इल्सुंग कहता है, फायर आर्म को रिट्रीव्ड कर लिया गया है और जिन्होंने रूल तोड़ा था उसे एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बाद इल्सुंग वहां से जाने लगता है जैसे उसका काम खत्म हो गया हो। लेकिन तभी
एक ताकतवर हाथ अचानक उसके कंधे को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। यह हाथ कांग का था। वह गुस्से में इल्संग को घूरता है और कहता है, ओए बूढ़े आदमी, मैंने कहा अपना सर नीचे झुकाओ। वह उसकी आंखों में देखता है और उसके घमंड पर सवाल उठाता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह उसे एक आखिरी सीधी चुनौती देता है, उसे अपनी ताकत से अपने सामने झुकाने की। इल्संग का चेहरा हैरानी और गुस्से से लाल हो जाता है और दूसरी तरफ कांग बस मुस्कुरा रहा था। कहानी अचानक दशकों पहले चली जाती है। कोरियन वॉर के ठीक बाद एक यूएस आर्मी बेस पर फ्रेंडली स्पारिंग मैच हो रहा है, लेकिन यह दोस्ताना नहीं था। एक के बाद एक अमेरिकन सोल्जर्स कोरियन फाइटर्स को बुरी तरह से हरा रहे थे। स्कोर बोर्ड पर स्कोर अमेरिका के लिए 19 और कोरिया के लिए 0 था। तभी कोरिया की आखिरी उम्मीद बनकर एक 32 साल का बेरोजगार आदमी जिन यंगवी सामने आता है। अमेरिकन चैंपियन एक नौजवान कैप्टन टायरोन किंग, जो आगे चलकर इल्संग बनेगा, उसे देखकर गुस्सा जाता है। जिन उस नौजवान इल्सुंग के पास जाता है, उसकी ताकत की तारीफ करता है और अचानक उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस बेइज्जती से नौजवान इल्संग का गुस्सा फट पड़ता है। उसकी मसल्स इतनी फूलती हैं कि उसकी यूनिफॉर्म फट जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, उनकी मुट्ठियां टकराती हैं और एक ऐसा धमाका होता है जो सबको हिला देता है। कहानी वर्तमान में लौटती है। इल्संग उस पल को याद करके मुस्कुरा रहा है। इल्संग गुस्से में कैंग पे अपनी जंजीरों से हमला करता है और दोनों का पंच सेम पास्ट की तरह टकराता है। कैंग और इल्संग दोनों हवा में उछल जाते हैं, लेकिन कैंग हार नहीं मानता। वह दर्द में भी अपनी पूरी ताकत से उस जंजीर की एक कमजोर जंग लगी हुई कड़ी लिंक को तोड़ देता है। फिर हमें इल्संग की वॉइस सुनाई देती है। कहता है, जब से मेरा और चेयरमैन जिन का पंच मिला था, तब से मैं समझ गया था कि मैं अकेला अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे नहीं रह सकता। उधर कैंग भी सोचता है गजब की ताकत है इस बुरे में। उधर इल्संग हंस रहा था और ये सब चीज शैडो स्पेक्टर भी देख रहा था और सोचता है हम इस फाइट के बीच में नहीं जा सकते। अब इल्सुंग अपना असली खेल शुरू करता है। गुस्से में उसकी आंखें चमकती हैं और वह अपनी जंजीरों को ऐसा घुमाता है जैसा जंजीरें जिंदा सांपों की तरह कांग पर हमला करती हैं। फिर कांग सोचता है कि मैं इस जंजीर को अपनी मुक्कों से तोड़ दूंगा, लेकिन अचानक इल्सुंग जंजीर की दिशा बदल देता है और जंजीर सीधा कांग के पीठ पे जा लगता है। इससे कांग को बहुत ज्यादा दर्द होता है और मन ही मन सोचता है कि ट्रेजेक्टरी को इसने तुरंत बदल दिया। फिर वह पीछे घूम के चेन को तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन इल्संग फिर ट्रेजेक्टरी को बदल देता है और फिर उसके पेट पे चेन का अटैक लगता है। दर्द के मारे उसका चेहरा सूज जाता है। अपने मन में सोचता है मैं इसके इस अटैक से बच नहीं सकता और अटैक के पीछे उछल के धकेला चला जाता है। कांग मन में सोचता है ऐसा लगता है कि यह चेन का खुद का दिमाग है, यहाँ तक कि मैं इसे रोकने का कोशिश करता हूँ। दूसरा अटैक तुरंत आ जाता है। वह अपने नंगे पैर जमीन में गाड़ कर खुद को रोकने की कोशिश करता है और पैरों के घने झुंड की तरफ भागता है। उसकी चाल ये थी कि पैरों के बीच जंजीरों की रफ्तार कम हो जाएगी। इल्संग उसकी इस चाल को देखकर शांति से कहता है कि ये एक आम कमजोर सोच है। शैडो स्पेक्टर जो ये फाइट देख रहा था कहता है ये अच्छी चाल है लेकिन काम नहीं आएगी, और फिर वह उसकी जंजीरों से बंधी बांह दिखाता है। उसे एहसास होता है कि इल्संग के हमले इतने ताकतवर हैं कि वह पैरों को नहीं बल्कि पूरे जंगल को ही मिटा सकते हैं। उसे डर से एहसास होता है कि पैर उसे कोई सुरक्षा नहीं दे सकते और चेन सीधा कांग के पेट में लगता है। चेन को रोकना नामुमकिन है। यह है रियल बर्जर्कर। इल्संग अब अपने असली राक्षस रूप में आ जाता है। कांग देखता है कि चाहे जंजीरें कितनी भी अलग अलग दिशा से आ रही हों, आखिरी पल में वह सब एक ही जगह पर टकराती हैं। एक नए प्लान के साथ वह उस आखिरी पल का इंतजार करता है और एक जोरदार हाई किक मारता है। इस एक हमले से वह सारी जंजीरों को डिफ्लेक्ट कर देता है। इल्संग की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं कि उसके दुश्मन ने यह कर दिखाया। कांग का काउंटर अटैक सफल था, लेकिन इसकी कीमत भी बड़ी थी। वह जानता था कि जो जंजीर हमले में फेल हो जाती है उसे अपने मालिक के पास वापस लौटना ही पड़ता है, और यही उसके लिए हमला करने का सबसे परफेक्ट मौका था। कांग तेजी से इल्संग के पास जाता है और अपने खून से सने हाथ उठाता है। वह जंजीर की एक कमजोर झंग लगी हुई कड़ी को तोड़ देता है। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर वह आजाद हो जाता है और एक जबरदस्त काउंटर अटैक करता है। उसका मुक्का सीधा इल्संग के शरीर पर लगता है और कहता है एक टूल पे निर्भर रहते हो और खुद को मर्द कहते हो। शैडो स्पेक्टर गुस्से और खौफ में चीख पड़ते हैं। इल्संग दर्द से कराहता है। उस हमले का झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है और उसकी जंजीरें टूटकर बिखर जाती हैं। वह लड़खड़ाकर पीछे हटता है। उसे एहसास होता है कि सदियों बाद उसे एक असली आमने सामने का चैलेंजर मिला है। सुपीरियर बेहद शांति से इस रिपोर्ट को सुनता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस फाइटर कांग पर है। उसके चेहरे पर एक अजीब मनोरंजक मुस्कान फैल जाती है और वह इल्संग को एक ट्रबल मेकर कहता है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हम उस सुपीरियर को उसके अतीत में देखते हैं।
उसकी पूरी जिंदगी अनगिनत जीतों के अंधेरे में घुटने टेकने में गुजरी है। हर जीत के बाद भी वह अंधेरे में ही रहा, लेकिन उसी अंधेरे में एक इंसान रोशनी बन के आया। उसे वह दिन याद आता है जब वह अपने लीडर से मिला था, एक ऐसा शख्स जो लड़ाई के मैदान में एक सूरज की तरह चमक रहा था। वह अपने लीडर जिन यंगवी के शब्दों को याद करता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ी गई लड़ाई एक नेक लेकिन लिमिटेड मकसद है। लेकिन उसका लीडर एक बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ रहा था, पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए। अपनी तेज आंखों से जिन यंगवी ने उसको अपने इस विशाल मिशन में शामिल होने के लिए पूछा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, एक अनोखा इनविटेशन कि आओ और इस जीत के सपने में मेरे साझेदार बनो। कहानी वर्तमान में लौटती है। इल्सुंग को कांग की आंखों में अपने लीडर वाली वही पुरानी आग दिखती है। वह सोचता है कि क्या यह नौजवान उसके अंदर के उस सोए हुए जुनून को फिर से जगा सकता है। दोनों योद्धा एक बार फिर टकराते हैं। उनके शरीर इतनी तेजी से घूमते हैं कि उन्हें देखना मुश्किल है। कांग अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है। वह इस तजुर्बेकार योद्धा के सामने 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इल्सुंग बड़ी माहिरियत से एक हमले को रोकता है और पलक झपकते ही एक ताकतवर काउंटर अटैक। उनकी मुट्ठियां एक तूफान की तरह टकराती हैं। इल्सुंग की राक्षस जैसी आंख लड़ाई के नशे में चमक उठती है। एक अंधा कर देने वाली तेजी से इल्सुंग एक ऐसी जोरदार लात मारता है कि कांग हवा में उड़ जाता है। खून की एक बौछार हवा में फैल जाती है। कांग दर्द में अपने दांत भींच लेता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इल्सुंग के दिमाग में उस भगवान जैसे लीडर का चेहरा घूमता है जिसकी वह कभी पूजा करता था, और वह अपने लीडर को याद करते हुए कांग का सर पकड़ के जोर जोर से मारता है। लेकिन कांग एक ब्रूटल लात सीधा इल्सुंग के सर पर दे मारता है। एक स्प्लिट स्क्रीन दोनों के चेहरों की फेरोसिटी को दिखाता है। एक हमले को सह रहा है तो दूसरा हमला और तेज कर रहा है। इल्सुंग मन ही मन कांग को चुनौती देता है कि साबित करो कि तुम ही वह नए सूरज हो जो तेजिन की लेगेसी को आगे ले जाएगा। एक देखने वाला शैडो स्पेक्टर चिंता और तनाव में अपने इल्सुंग का नाम पुकारता है। उसका डर अब हैरानी में बदल जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे एहसास होता है कि उसके सीने में जो बेचैनी है वह सिर्फ इल्सुंग की चिंता नहीं है। पूरी जिंदगी तेजिन को समर्पित करने के बाद वह अनजाने में इस नए चैलेंजर कांग के लिए चीयर कर रहा है। वह देखता है कि कैसे एक नौजवान उस इल्सुंग जैसे राक्षस से टकरा रहा है जो ताकत के शिखर पर खड़ा है। चैलेंजर कांग बिना किसी डर के एक शैतानी मुस्कान देता है। दोनों योद्धा फिर से टकराते हैं। उनकी इस टक्कर में मांस फट जाता है और हड्डियां अपनी आखिरी सीमा तक टूट जाती हैं। लेकिन इतने नुकसान के बाद भी कोई हारने को तैयार नहीं। दोनों एक जानवरों जैसी दहाड़ मारते हैं। उनके दिमाग में अब सिर्फ जीत का जुनून था। वह जानते हैं कि जीत उसी की होगी जो आखिर तक हार मानने से इनकार कर देगा। उनकी लड़ाई इतनी वहशी हो जाती है कि इंसान और राक्षस का फर्क मिट जाता है। इल्सुंग एक पेट में घुसा देने वाला मुक्का मारता है। कांग दर्द में भी हार न मानने वाला चेहरा बनाए रखता है। बुरा योद्धा इल्सुंग तुरंत एक और हमला करता है। एक आग में लिपटा हुआ राक्षस बनकर हवा में उछलता है। उससे पीछे न रहते हुए कांग भी आगे बढ़ता है। इल्सुंग अपनी सारी ताकत एक आखिरी हरी तौर देने वाले मुक्के में डाल देता है। दोनों टाइटन्स एक आखिरी सबसे भयंकर टक्कर में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों की मुट्ठियां एक ही साथ एक दूसरे पर पड़ती हैं। एक इंटरनल व्यू दिखाता है कि कैसे इस टक्कर से दोनों की हड्डियां टूटकर बिखर जाती हैं। इल्सुंग नीचे देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान है। वह खुशी से दहाड़ता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह एक असली योद्धा की पवित्र शपथ है। दोनों की आंखें लड़ाई के नशे में चमकती हैं। इल्सुंग इस चैलेंजर का नाम अपनी आत्मा में हमेशा के लिए लिख लेता है। इस टक्कर से दोनों के शरीरों पर खून फैल जाता है। एक जोरदार शॉकवेव पैदा होता है जो देखने वालों को भी दूर फेंक देता है। तभी वही एग्जीक्यूटिव सामने आता है। वह आराम से दोनों के हाथ को पकड़ता है और उसके पीछे एक देवता जैसी परछाई है। उसके आते ही दोनों खून से लथपथ योद्धा उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते हैं। उस आदमी की आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती हैं और वह एक ठंडी वार्निंग देता है, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम दोनों मर जाओगे। वह एक कदम आगे बढ़ाता है। अपनी बात साबित करने के लिए दोनों को लट्ठ से जोर से मारता है, जिससे दोनों दूर जा गिरते हैं। सब खौफ से उसे देखते हैं। इल्सुंग गुस्से में चीखता है, बड़े भाई, तुमने लड़ाई में दखल क्यों दिया? इसके जवाब में बड़ा भाई एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है। उसके मुंह से ताकत का एक ब्लास्ट निकलता है। यह दहाड़ दोनों फाइटर्स को स्टन कर देती है और यह क्योटिक सीन वहीं जम जाता है। तभी उस बड़े भाई के ऊपर से एक जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। उसके बाल हवा में खड़े हो जाते हैं और आसमान में कौवे मंडराने लगते हैं, जैसे कोई अनर्थ होने वाला हो। वह सख्त आवाज में इल्सुंग को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। वह कहता है, तुम तेजन के टॉप ऑन ऑफिसर हो, अपने इस बचकाने बर्ताव को बंद करो।
यह सख्त शब्द सीधे इल्संग के दिल पर लगते हैं। उसका चेहरा हैरानी और शर्म से सफेद पर जाता है। वह एक शब्द नहीं बोल पाता। इसी बीच शैडो स्पेक्टर तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और इल्सुंग की तरफ से माफी मांगने लगता है। वह इस बिगड़ती हुई सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन बड़ा भाई इस पर बस घमंड से मुस्कुराता है। वह जानता था कि गुस्से में आए इल्संग को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर उसकी तेज नजर इस पूरे हंगामे की असली वजह पर जाती है, कांग, जिसकी अनोखी ताकत ने ही यह सारा तूफान खड़ा किया था। जख्मों से भरा कांग उसकी तरफ एक जंगली मुस्कान के साथ घूरता है। बड़ा भाई उस जख्मी योद्धा से बेहद इंप्रेस्ड होता है। वह लापरवाही से माफी मांगता है और फिर रस्मी तौर पर कांग को संबोधित करता है। वह इल्सुंग को चुनौती देने के उसके साहस को सलाम करता है और फिर वह एक ऐसा इनाम ऑफर करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह कहता है, इस तकलीफ के बदले में मैं तुम्हें इस फेस्टिवल के पहले पड़ाव फर्स्ट एक्ट से सीधे आगे जाने का पास देता हूं। बाकी सब ये सुनकर स्टन्ड रह जाते हैं। वह जानते थे कि पहले पड़ाव को स्किप करके सीधे दूसरे में जाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन सबको हैरान करते हुए जख्मी कांग इस अनमोल ऑफर को ठुकरा देता है। वह आराम से एक सिगरेट निकालता है और अपनी फिलॉसफी समझाता है। वह कहता है कि उसके अतीत ने उसे मुफ्त की चीजों की असली कीमत सिखाई है। सुपीरियर उसकी इस अनोखी फिलॉसफी को सुनता रहता है। उसके चेहरे पर अब एक मनोरंजक मुस्कान है। कांग सिगरेट जलाते हुए कहता है कि सिर्फ एक ही चीज है जो वह कभी मुफ्त में नहीं ले सकता। आग भरी आंखों से वह अपनी मुट्ठी भींचता है और ऐलान करता है कि वह अपनी जीत अपने ही दम पर हासिल करेगा। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसका यह आश्चर्य एक बड़ी खुश मिजाज मुस्कान में बदल जाता है। वह इस योद्धा के घमंड और उसकी हिम्मत से पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। फिर कांग इल्सुंग को कहता है, बूढ़े, आज तेरे से लड़ के मजा आ गया। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट फाइट थी। जिसपे इल्सुंग कहता है, तुम्हें अभी रिस्पेक्ट सीखने की जरूरत है। उसके बाद बड़ा भाई और इल्सुंग निकल जाता है वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर पे बड़ा भाई इल्सुंग से पूछता है, भले ही सब कुछ रिजॉल्व हो गया हो, लेकिन तुम्हारा यह हरकत कुछ ज्यादा ही था। एक पार्टिसिपेंट पे अटैक करना अपना पूरा ताकत से क्या घटिया बात है। जिस पे इल्सुंग कहता है, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। मुझे जो पनिशमेंट मिलेगा मुझे मंजूर है। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगता है। बड़ा भाई कहता है, वो यंग मैन सच में मजेदार था। आखिर खुद चेयरमैन ने उसे चुना था। सिक्योरिटी टीम लीडर चॉइस सही थे। इल्सुंग, मुझे तुम पे थोड़ा दया हो रही है। खैर जो भी हो, मुझे लगता है मैं अब बेट जीत जाऊंगा आसानी से। जिस पे इल्सुंग कहता है, तो इसीलिए आपने अपना सारा कांग पे लगाया था, आप सच में दूर का देखते हैं। जवाब में बड़ा भाई कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस चेयरमैन का चुना हुआ पे लगाया था। तो ये बताओ इल्सुंग, तुम्हें कांग कैसा लगा? ये सवाल सुनते ही इल्सुंग के दिमाग में एक पुरानी जरूरी लड़ाई की याद ताजा हो जाती है, जब वह अपने चेयरमैन के साथ इल्वोल माउंटेन पर था। उसे याद आता है कि कैसे उसके अपने ही साथी उसकी लड़ाई के नतीजे को मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन चेयरमैन ने अपनी तेज आंखों से सच देख लिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे एक नौजवान जिन चांगहो ने एक ही जबरदस्त हमले से पूरे विवाद को खत्म कर दिया था, उसे याद आता है कि कैसे कांग ने भी ठीक उसी तरह बिना एक पल सोचे अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया था। उसे चेयरमैन की खुशी याद आती है, जो जानते थे कि एक असली योद्धा के लिए क्लास या रैंक जैसे ऊपरी लेबल कोई मायने नहीं रखते। जिन चांगहो को एहसास होता है कि इल्वोल माउंटेन पर उसने उस अनोखी फाइटिंग स्पिरिट को एक बार फिर से पाया है। बड़ा भाई चेयरमैन के इस तोहफे कांग का मजा पहले इल्सुंग ने लिया, इससे जलन महसूस करता है। अपना असेसमेंट पूरा करके इल्सुंग अपने सुपीरियर से उसकी राय पूछता है कि क्या कांग सच में द वन अबव ऑल बनने के काबिल है। सिगरेट का एक कश लेते हुए बड़ा भाई साफ साफ जवाब देता है, अभी बिल्कुल नहीं। वह समझाता है कि कांग में स्किल्स और हिम्मत तो है, लेकिन उसमें सब्र, पेशेंस और कैरेक्टर की बहुत कमी है। वह कहता है, वह एक कच्चा हीरा है जिसे एक असली जेवर बनने के लिए दशकों की रगड़ाई और मेहनत की जरूरत है। वह आगे कहता है कि अगर कांग को असली विनर बनना है तो उसे इस ब्रूटल फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में जिंदा बचना होगा। इस आइलैंड पर आने वाली हर चुनौती को पार करना होगा और इस सफर में अपनी ही सारी लिमिट्स को तोड़ना होगा। सिर्फ तभी, वह कहता है, वह उस आखिरी इनाम के लायक बनेगा और इल्वोल माउंटेन के उस पार जाकर सबसे ऊपर वाले का टाइटल हासिल कर पाएगा। कहानी एक नए किरदार पर आती है, यंग मास्टर जिन हकजून। उसका हेल्पर उससे बताता है कि समय आ गया है। यंग मास्टर, इल्वोल माउंटेन का सिचुएशन बहुत केओटिक है। हाल ही में वहां पे पुलिस और ऑर्गेनाइजर के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन इल्सुंग ने सब कुछ संभाल लिया। जिस पे यंग मास्टर हकजून बोलता है, हो सकता है ये एक वार्म अप हो इल्सुंग के लिए। वैसे भी वह बहुत दिन से फाइट नहीं किया था, उसे सच में इसमें थोड़ा मजा तो आया होगा। फिर वह चांदनी रात में आगे बढ़ाता है, एक साथ कई गार्ड्स को मार गिराता है। लाशों के ढेर पर से शांति से चलते हुए
वह ऐलान करता है कि अब इस फेस्टिवल में शामिल होने की उसकी बारी है। बड़ा भाई बताता है कि कांग को अगर टॉप पर पहुंचना है तो उसे एक के बाद एक कई ताकतवर दुश्मनों का सामना करना होगा और उसकी पहली चुनौती है जिन हकजून, जिन परिवार का सबसे छोटा बेटा। एक स्टॉकर जो हकजून को चुपके से देख रहा था, उसके हिसाब से उसके अंदर इतना पावर है कि वह एक एंटायर नेशनल ऑर्गेनाइजर को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे वह समझाता है कि सभी को लगता है तेजन ग्रुप इसीलिए किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड रहा क्योंकि चेयरमैन जिन दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, लेकिन इसके पीछे उसके 5 बेटों का बड़ा हाथ है। ये 5 जायंट ने ग्रुप के पावर को मेंटेन करके रखा है। स्टाकर हकजून की ताकत के बारे में सोचकर ही कांप उठता है और समझ जाता है क्यों इसका सर पे इतना बड़ा बाउंटी है और समझदारी से वहां से जाने का सोचता है और सब कुछ रिपोर्ट करने का। जिन हकजून अपने साथी के साथ एक शांत आंगन में खड़ा है। उसका साथी एक भागते हुए स्काउट को पकड़ने की अनुमति मांगता है, लेकिन हकजून उसे एक ठंडी चालाक मुस्कान के साथ रोक देता है। वह कहता है, उसने भागकर हमें अपने सारे साथियों का ठिकाना बता दिया है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह अपने साथी को आदेश देता है, उस जासूस का पीछा करो और उसके पूरे घोंसले को जलाकर राख कर दो। उसका साथी बिना कोई भाव दिखाए इस क्रूर आदेश को स्वीकार कर लेता है। जंगल की जमीन खून से लाल थी। इसी खून खराबे के बीच कांग बुरी तरह से जख्मी एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वह सोच रहा था, क्या मैं इस बार हद से आगे निकल गया? उसे अपनी वह थका देने वाली लड़ाई याद आती है जिसने उसके शरीर की सारी ताकत निचोड़ ली थी। वह इतना थक चुका था कि उसे सांस लेने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका थोड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे एक कैबिन था। सीन एकदम से एक सुनसान कैबिन पर जाता है। अंदर कांग है। उसका शरीर चोटों और घावों से भरा पड़ा है। थकान से चूर वह आखिरकार अपने हाथों और घुटनों पर गिर जाता है, सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। अचानक उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं। उसे एक नए अनजाने खतरे का एहसास होता है जो तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। पलक झपकते ही वह इंस्टिंक्टिवली हवा में उस चीज को पकड़ता है और उसे शेल्फ पर दे मारता है। जब वह हैरानी से अपने हाथ को देखता है तो उसमें एक बेहद बड़े अजीब से वॉस्प के तुरे होते हैं। उसे एहसास होता है कि इस आइलैंड का खतरा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर भी हैं। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता है। जिंदा रहने की इस लगातार लड़ाई ने उसके जख्मी शरीर को उसकी आखिरी सीमा तक धकेल दिया था। तभी उसकी नजर अपने साइड के एक गहरे घाव पर पड़ती है जिससे खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वह जान जाता है कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। एक निराशा भरे पल में वह सिगरेट का एक पैकेट जमीन पर गिराता है और अपनी मुट्ठी से उसे कुचलकर उसका कचरा बना देता है। अपने दांत भींचते हुए वह उस कच्चे तंबाकू को अपने खुले घाव में ठूंस देता है। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वह दांत भींचते हुए अब अपने शरीर पर करे की एक पट्टी कसकर बांध लेता है। वह जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश करता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। दुनिया उसकी आंखों के सामने धुंधली होने लगती है, लेकिन अपनी पूरी विल पावर से वह होश में रहने की कोशिश करता है। पर आखिरकार उसका शरीर हार मान जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कहीं और हथियारों से लैस एक नया ग्रुप जंगल में इकट्ठा होता है। उनका लीडर, एक सख्त चेहरे वाला आदमी, कहता है कि उनके पास अब वक्त खत्म हो रहा है। तभी एक चौड़ी हैट वाला, उनका बॉस, 5 जायंट्स के ठिकाने के बारे में पूछता है। उसका साथी एक चालाक मुस्कान के साथ 5 जायंट का रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि 2 सबसे बड़े जिन भाई अभी भी छिपे हुए हैं। तीसरा बेटा जिन गुनह्युक मिल तो गया था, पर उसने अकेले ही उनकी आधी टीम को खत्म कर दिया। लीडर इसे छोटा मोटा नुकसान मानता है जो जिन परिवार की खतरनाक रेपुटेशन को साबित करता है। तभी एक जासूस घबराहट में दौड़ता हुआ आता है। वह बताता है कि सबसे छोटा जायंट जिन हकजून उनके बेहद करीब है। यह सुनकर लीडर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। 50 अरब वोन का इनाम। अचानक ग्रुप का बॉस, वह हैट वाला आदमी, नाटक करते हुए रोने लगता है। वह कहता है कि उससे अपने मारे गए साथियों का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका सेकंड इन कमांड, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, उसके इस नाटक को बिना किसी भाव के देखता है। वह बॉस को लालच देते हुए कहता है कि मारे गए लोगों का हिस्सा भी आप ही रख लेना। ये सुनते ही बॉस के मगरमच्छ के आंसू एक पल में सूख जाते हैं। उसके और उसके साथियों के चेहरों पर अब लालच भरी, दांत दिखाती हुई मुस्कान थी। उनकी असलियत सामने आ चुकी थी। ये थे कॉन्ट्रैक्ट किलर ग्रुप चोल्सन वर्कफोर्स। लेकिन अगले ही पल पूरी की पूरी टीम एक धमाके की वजह से शॉक हो जाती है। वहां हुआंग था जो चिल्ला के कह रहा था, लड़ाई के मैदान के बीच में सो जाना, जैसे यह उसका घर हो। जिसके बाद वह उन किलर ग्रुप को कहता है, रुक जाओ और शोर मत करो। कैबिन के अंदर सो रहे आदमी कैंग
पर मेरा एक कर्ज है जिसे मैं चुका नहीं सकता और मैं उसकी रक्षा करूंगा। आगे कहता है, तो क्या तुम लोग मेरे लिए एक एहसान कर सकते हो? यहां से चले जाओ। ये सुनकर एक किराए के गुंडे के होश उड़ जाते हैं। वह पहचान जाता है कि यह बुसान का अफसाना वांग है। लेकिन चोल्सन वर्कफोर्स इस अनोखे मोर को एक और बड़ा इनाम जीतने का मौका समझती है। उनका लीडर वान घमंड से कहता है कि वह एक मरने वाले आदमी के सवालों का जवाब नहीं देता। वह अपने आदमियों को 1 मिनट के अंदर हुआंग को खत्म करने का ऑर्डर देता है। चोल्सन वर्कफोर्स का तार इस्तेमाल करने वाला गुंडा एक शैतानी मुस्कान के साथ हमले के लिए तैयार होता है। सिगरेट पीते हुए वह आने वाली लड़ाई के बारे में सोचकर ही खुश हो रहा था। पलक झपकते ही हुआंग एक ऐसी ब्रूटल लात मारता है कि वह गुंडा एक ही पल में ढेर हो जाता है। तभी एक और तलवारबाज हमला करता है, लेकिन उसका हमला बीच में ही रुक जाता है। उसकी आंखें खौफ से फटी रह जाती हैं। वांग अपनी ऐसी ताकत दिखाता है जो नामुमकिन थी। वह पूरी ताकत से आ रही तलवार को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। एक ही झटके में वह तलवारबाज को दूर फेंक देता है। तभी वान एक कुल्हाड़ी से हमला करता है, लड़ाई को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश में। इस हमले से वांग पीठ के बल गिर जाता है। वह अपने लोगों को पीछे धकेलता है, यह कहते हुए, तुम लोग खुद को कॉन्ट्रैक्ट किलर कहते हो और एक गुंडे को संभाल नहीं पाए, और आगे बढ़ता है। इतने सारे हमलों का असर अब उसके जख्मी शरीर पर दिखने लगा था, लेकिन हुआंग के चेहरे पर एक जिद्दी, खून से सनी मुस्कान थी। वान हुआंग को एक गला घोंटने वाली पकड़ में जकड़ लेता है, उसे कुचल कर मार डालने की कोशिश करता है। वह हुआंग की मुट्ठी को पकड़ लेता है और इस हमले को कुछ पल के लिए रोक देता है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वह जीत गए हैं, कैबिन के अंदर से एक आवाज आती है। एक गुस्से से भरा, खून से लथपथ चेहरा अंधेरे से निकलता है। कैबिन के अंदर से कैंग बाहर निकलता है। वह गुस्से में था कि उसकी नींद खराब की गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।